अध्याय 71 दो भागों में होगा। अध्याय 7267। अभिविन्यास भाग एक लेखक का नोट के अंदर का पार्ट देव के टेक्स्ट या फोन पर भेजे गए संदेशों को दर्शाता है। के अंदर का पार्ट टेक्स्ट या फोन पर भेजे गए अन्य संदेशों को दर्शाता है। नए दौर की शुरुआत। यूनिवर्सल वॉच कुल आकाशगंगा और 8 ग्रह लोड हो रहे हैं या सिस्टम लोड हो रहा है। प्रवेश के लिए तैयारी करें, फिर से शुरू हो रहा है। शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक नया खेल और व्यवस्था। मैं सोच रहा हूं कि मैं कौन और कहां रहूंगा। क्या लड़कियां मेरे साथ होंगी जब मैं जागूंगा, या रास्ते में उनसे मिलूंगा। 3 इस बार खोई हुई आत्माएं कौन है। इतने सारे सवाल, लेकिन उनके जवाब देने का कोई तरीका नहीं जब तक कि उल्टी गिनती खत्म न हो जाए और मैं वापस अंदर न आ जाऊं। 2 इस सब का अच्छा पहलू यह है कि इस बार हमें भाग्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि साइमन ने मुझे कहा था कि सिर्फ इसलिए कि भाग्य चला गया है, मुझे अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। खैर, अब समय आ गया था। एक सस्ती शराब, पाइप का धुआं और बिना धुले बदन की गंध ने मेरी नाक पर हमला कर दिया। आंखें खोलते ही मुझे उम्मीद थी कि मैं डार्क एल्फ बारटेंडर करमन को देखूंगा, लेकिन इसके बजाय अनजान चेहरों ने मेरा स्वागत किया। कम से कम वे वो लोग तो नहीं थे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। मेरे साथ मेज पर 4 और लोग बैठे थे। हर कोई या तो शराब पी रहा था या सिगरेट पी रहा था और मजाक कर रहा था। नेल्सन, एक अर्ध हेल्थ बैटल मिन्स्ट्रल, बारटेंडर से टिप पाने की कोशिश कर रहा है, और गॉड मिनोटोर बरसेका अभी भी उस मजाक को समझने की कोशिश कर रहा है जो मैंने उसे कल सुनाया था। उसके बगल में मेंचा, एक घिसा पिटा पादरी बैठा है। एक घिसी पिटी औरत जो हमेशा अपने कपड़ों के बटन गर्दन तक लगाए रखती थी, सावधानी से दूध पी रही थी, जबकि तामा दरूजा मेज के नीचे अपना चाकू तेज कर रही थी। नीचे इसलिए क्योंकि बारटेंडर ने पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो वह हमें बाहर निकाल देगा। अचानक मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। एक अजीब सी आवाज या कंपन आ रहा था। जल्द ही मुझे छत हिलती हुई सुनाई दी और मैं अपने साथियों के साथ बाहर भागा ताकि देख सकूं कि यह शोर किस बात का है। जब हम सब बाहर थे तो आसमान से जो कुछ उतरा उसके लिए किसी के पास शब्द नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि वह क्या था। यहां से बाहर निकलने का मेरा टिकट। दूसरी ओर मेरी टोली मानो दुनिया के अंत की आशंका से घबरा रही थी। मेंचा भी जमीन पर लेटी अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बस एक ही इंसान था जो अपना आपा नहीं खो रहा था, तामा। जैसे ही धातु का पक्षी यानी एक अंतरिक्ष यान आखिरकार नीचे उतरा, तामा मेरे पास आए। मेरी कद काठी के करीब और आश्चर्यजनक रूप से इंसानी। तामा के बाल भी मेरे जैसे गहरे काले थे, लेकिन जहां मेरे बाल छोटे कटे थे वहां तामा को अपने खुले बालों को बांध कर रखना पड़ता था, वरना वो रूजे जैसी नहीं दिखती। जैसे ही वो मेरे पास आकर खड़ी हुई, अंतरिक्ष यान ने अपना रैंप नीचे कर दिया, जिससे गॉड चिल्लाया कि वो हम पर मल त्यागने वाला है। इन बेवकूफों को क्या हो गया है? तामा ने पूछा जब उसने अन्य तीनों को खुद को मूर्ख बनाते देखा। अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुमने ही इन बेवकूफों को चुना था, है न? इससे मेरे हाथ पर एक मुक्का लगा और तामा ने मुझे कड़ी नजर से देखा। अचानक धातु के बूटों की धातु पर टक्कर की आवाज सुनकर हम दोनों रुक गए। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो एक धातु जैसा मानव रैंप से नीचे उतर रहा था। इससे बाकी 3 लोग अपनी उंगलियों से अपनी थोड़ी बहुत समझ बचा पाए। जब तक रोबोट हमारे पास पहुंचा तब तक सिर्फ तामा और मैं ही बचे थे। एजी मिस्डा गो। रोबोट ने कुछ अजीब आवाजें निकाली जैसे वह बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज उसके गले में लटके एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स से आ रही थी। रोबोट का हेलमेट और कंधे चिकने थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें स्पीकर लगे हों। अगर इस रोबोट के शरीर पर स्पीकर लगे थे तो वह उस बेवकूफ बॉक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा था जो काम ही नहीं कर रहा था? बॉक्स के साथ इधर उधर भागते हुए रोबोट परेशान लग रहा था, इसलिए तामा मेरे पास झुकी और मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि वह अभी क्या करना चाहती है, और मैं सहमत होना चाहती थी, लेकिन धातु वाला आदमी अपना स्पीकर बॉक्स चालू कर रहा था। हेलो, क्या यह अब काम कर रहा है? डेव, क्या यह आप हैं? वो आवाज बहुत जानी पहचानी थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया और तामा से अलग होकर साशा की आवाज की तरफ दौड़ा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे हैरानी हुई कि उसने जो पहना था वो कितना हल्का और मुलायम था। जल्द ही हेलमेट का शीशा पीछे की ओर खींच गया और मैं सदमे से लगभग पीछे की ओर गिर पड़ा। साशा, शैडोम मिनी गेम वाली मेरी सेक्सी टाइगरकिन, मेरे सामने थी, लेकिन इस बार उसकी त्वचा नीली और पारदर्शी थी। इसके अलावा साशा की सिर्फ एक ही आंखें थीं। ऐसा नहीं कि मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा इस पर सवाल उठा रहा था। खैर, जब हमारे होंठ मिले तो मुझे पता चल गया कि ये वही इंसान है
जब मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे चारों ओर कस गया है, तो मेरा एक हिस्सा अनजाने में पीछे हट गया। मुझे उम्मीद थी कि उसके पंजे मेरी पीठ में धंस जाएंगे। जब हम अलग हुए तो तामा बहुत ही परेशान दिख रही थी और हम दोनों पर नजर गड़ाए हुए थी। मुझे लगता है उसके लिए यह अजीब होगा, क्योंकि तामा और मैं एक कपल तो नहीं थे, लेकिन हम एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं साशा से पीछे हट गया और तामा की तरफ मुड़ा। तामा, मैं साशा बोल रही हूँ। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। ओह, तो क्या तुम अपने सभी दोस्तों को ऐसे ही नमस्कार करते हो? फिर मेरा नमस्कार कहाँ है, बेवकूफ? उफ, वह बहुत मसालेदार है, देव। उसकी और मिकोटा की अच्छी बनेगी। मिकोटा, क्या बाकी लोग तुम्हारे साथ हैं? नहीं, केवल जिल, मिकोटा और अन्य नई भर्ती टिली। ये नाम सुनकर मेरी सांसें तो चैन से भर गईं, लेकिन फिर भी इना या बाकियों का जिक्र नहीं हुआ। शायद यही सब कुछ था। कम से कम इस बार मैं बच्ची तो नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी उम्र लगभग 25-30 साल होगी, कद काठी मध्यम और चेहरा खुरदुरा और त्वचा चिकनी, शेव की हुई। अच्छा, सूट का क्या हुआ? ये तो स्पीकर से ढका हुआ है, फिर भी आपने उस छोटे से बकबक करने वाले का इस्तेमाल किया, ऐसा कैसे? इस सूट को मास्क कहा जाता है, जो मैकेनाइज्ड आर्मर सूट का संक्षिप्त रूप है। ये सबसे छोटा संस्करण है, लेकिन ये बेस मॉडल भी कोई मजाक नहीं है। जब हम मुख्य जहाज पर वापस आएंगे तो हम ओरिएंटेशन के बाद हैंगर में जाएंगे। वहां आप देख सकते हैं कि वे क्या करने में सक्षम हैं। खैर, यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हो रहा है, लेकिन जीतने के अपने फायदे तो होते ही हैं। तामा, क्या तुम हमारे साथ आओगी? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पा सकते हो? मेरा यह मतलब नहीं था। ओह। तामा ने मेरी तरफ एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे मुझे संदेह हुआ कि मेरे पेशाब से खून निकल आएगा। हे भगवान, क्या ये जरूरी था? मैंने दर्द से अपने शरीर को झुकाते हुए कराहते हुए कहा, लेकिन तामा पहले ही साशा के साथ जहाज में जा रही थी। ओह, ये तो कमाल है। मुझे इतनी हिंसक औरत कहाँ मिली? मुझे उसकी और पार्टी की बाकी औरतों की कुछ बुनियादी यादें तो थीं, लेकिन बिना शारीरिक संपर्क के मैं और कुछ नहीं जान पाता। मैं सीधा हुआ और कराहना बंद करके उन औरतों के पीछे रैंप पर दौड़ने लगा। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया और मैं एक छोटे से हैंगर बे में था। मुझे उस खेल की कड़वी याद सताने लगी जिसमें मैं हार गया था और सभी लोग मारे गए थे, और यह सब फैट टायरॉन और उसके पिता, गेम मास्टर विक्टर की वजह से हुआ था। मैं उस याद को दूर भगाने में कामयाब रहा, क्योंकि उन दोनों को सजा मिल चुकी थी, और अब इस बेहद उन्नत लैंडिंग क्राफ्ट के अंदर मैं अपना अगला जीवन शुरू करने के लिए तैयार था। क्या तुम आ रहे हो? या मेरे छोटे से प्यार भरे नल ने बड़े मजबूत देव को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी? तामा ने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि इस परवा के कारण मेरे पेशाब में खून आ जाएगा। मैं उनके पीछे कॉकपिट में गया, जिसमें 6 सीटें थीं। सीटें सफेद रंग की थीं और उन पर नीले रंग का जेल जैसा कुशन लगा था। जहाज के स्टील ग्रे रंग के अंदरूनी हिस्से में कुर्सियां मानो किसी बाद में लगाई गई हों। मैंने साशा को पायलट की कुर्सी पर बैठते देखा और नीले रंग के जेल ने उसे घेर लिया। मैंने देखा कि जेल उसकी कोहनी और घुटनों तक फैल गया, फिर उसकी गर्दन तक पहुंच गया और वहीं जम गया। वाह, यह क्या चीज है? मैंने उत्सुकता से पूछा। एक्यूराज जेल, यह एक प्रतिक्रियाशील जेल जैसा पदार्थ है जो एआई सहायक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर आकार बदलता है। यदि आप सचेत नहीं हैं तो यह इसे नियंत्रित कर सकता है। एआई? तामा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, इसे जहाज के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचे जो बात नहीं करता, लेकिन सब कुछ ठीक से चलाता रहता है। अचानक साशा के सिर के ऊपर एक स्क्रीन चालू हो गई और उस पर एक संदेश दिखाई दिया। किसने कहा मैं बात नहीं कर सकता? अध्याय 7368, अभिविन्यास भाग 2। खैर, मेरी कोई आवाज नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीटें सुरक्षित हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर मैं आपको क्या कहूं? मैंने स्क्रीन से पूछा। मुझे अल्टा कहो। आखिरकार तामा और मैं नीले जेल में डूब गए। उसने मुझे घेर लिया और मेरे शरीर पर बहने लगा, जिससे मुझे एक गर्माहट का एहसास हुआ। जब मैंने हिलने डुलने की कोशिश की तो कोई रुकावट नहीं हुई, और असल में अब मुझे उसका एहसास ही नहीं हुआ, हालांकि मैं उसे खुद पर ढांकते हुए देख सकती थी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तामा खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साशा ने अभी अभी जहाज चालू किया था और उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। तामा अचानक अपनी सीट पर वापस खींच गई और मुझे लगा कि गू अचानक कस गया और मुझे जकड़ रहा है।
तामा शिकायत करने लगी, लेकिन साशा ने वापस फोन करके बताया कि हम जा रहे हैं और बाहर निकलते समय सीटें हमें अपनी जगह पर बनाए रखेंगी। चिंता मत करो, हम शायद नहीं मरेंगे। उस बिना चेहरे वाले राक्षस ने ऐसा क्यों कहा? तामा ने असामान्य रूप से चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही जहाज हिलने लगा। मैं सोच रहा था कि क्या यही सवाल अल्टा के लिए भी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन जल्द ही कांपना बंद हो गया और मुझे लगा कि मेरे शरीर का सारा भार उतर गया है। तामा भी इस बारे में शिकायत करने लगी, लेकिन अल्टा उसे समझाने लगी और मैं साशा की ओर मुड़ा। अब कहाँ जाएं? चांद का अंधेरा पक्ष, लेकिन जाने से पहले हमें एक और काम करना है। इसके साथ ही साशा ने कुछ पैनल दबाए और मैंने यान से ग्रह की ओर एक मिसाइल का निशान देखा और मैं घबराहट में साशा की ओर मुड़ा। तुम क्या कर रहे हो? तुम उस ग्रह को नष्ट तो नहीं करने वाले हो, है ना? शांत हो जाओ, बेवकूफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच ऐसा करूंगा? मैंने अभी जो मिसाइल लॉन्च की है, उसमें एक खास तरह का भ्रम पैदा करने वाला पदार्थ भरा है, जिसे उस जगह पर विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां हमें देखा जा सकता था। यह उन्हें जो कुछ भी हुआ उसे एक अवर्णनीय और अकथनीय अनुभव के रूप में देखने पर मजबूर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ग्रह किसी भी तरह की बुनियादी अंतरिक्ष या अंतरतारकीय यात्रा से बहुत दूर है। तो इसीलिए तो आपने चांद के पीछे गाड़ी पार्क की थी। हाँ बिल्कुल। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ये राक्षस क्या कह रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा। तामा ने शिकायत की। ये सब एक साथ समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समय के साथ आपको इसकी आदत हो जाएगी। जब तक हम मुख्य जहाज तक नहीं पहुंच जाते तब तक आराम से बैठिए। हमारी यात्रा में सिर्फ 30 से 40 मिनट लगेंगे। उस दौरान तामा ने सोचा कि इन सब से निपटने का सबसे अच्छा तरीका एक झपकी लेना है। जब वह सो रही थी, साशा और मैंने यूनिवर्सल वॉच या यूडब्ल्यू और उस समूह या जो भी वह था उसके द्वारा नियंत्रित कुछ चीजों के बारे में बात की। पता चला कि यूडब्ल्यू अंतरिक्ष पुलिस और अंतरिक्ष सीमा गश्ती दल जैसा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि जिन ग्रहों को बाहरी संपर्क की अनुमति है वे सुरक्षित रहें और इस ग्रह जैसे ग्रहों पर बिन बुलाए मेहमान न आए। समय तेजी से बीतता गया और हमें पता भी नहीं चला कि एक लंबे बेलनाकार आकार की तस्वीर उभरी जिसकी नोक बहुत बड़ी थी। पूरी चीज एक जटिल पेंसिल जैसी लग रही थी, लेकिन जब हम पास पहुंचे तो वो विचार मेरे दिमाग से निकल गए। जहाज हमारे जहाज से छोटा लग रहा था, मानो कोई रबर की बत्तख बाथटब में लेटे किसी वयस्क के पास आ रही हो। ये चीज तो बहुत बड़ी है, मैंने टिप्पणी की जैसे ही एक बड़ा गड्ढा खुला। गैलानेटिया, ये तो बस सिस्टम जंपर है जिसका इस्तेमाल हम मिशनों में तैनात करने के लिए करते हैं। मुख्यालय पहुंचने तक इंतजार करो। पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन उस दौरान हम तुम्हारा ओरिएंटेशन देख लेंगे। जहाज स्थिर हो गया क्योंकि डॉकिंग क्षेत्र से हथियार जहाज को पकड़ने और उसे थामने के लिए आगे बढ़े। अल्टा ने हमें शुभकामनाएं दी और कहा कि वह हमें बाद में देख लेगी। जैसे ही हमें जहाज से उतारा गया, तामा मुस्कुरा रही थी और पूछ रही थी, यह क्या है? मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मैं पहले साइंस फिक्शन गेम्स खेल चुका था, इसलिए पूरे समय मेरा जबड़ा जमीन पर नहीं गिरा। हमें कुछ जगहें दिखाई गईं, लेकिन जब तामा कुछ रोमांचक चीजें दिखाती तो मैं उनकी खातिर उत्साहित हो जाता था, क्योंकि गेम्स लगभग एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ समानताएं जरूर होती थीं। आखिरकार साशा ने हमें एक कमरा दिखाया जिसमें एक स्क्रीन, कुर्सियां और एक मेज थी। साशा ने हमें बैठने का इशारा किया और कहा कि वह वीडियो देखने के लिए हमें छोड़कर जा रही है। ये वाकई ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जॉब साइट ओरिएंटेशन में जा रहे हों। उम्मीद है कि इसके बाद कोई परीक्षा नहीं होगी। कमरे के अंदर की कुर्सियां पिछली शटलक्राफ्ट जैसी ही थीं। इस दौरान वहां की हर चीज उससे मेल खाती हुई सफेद थी। जैसे ही वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, मैं सोचने लगा कि यह कितनी अजीब बात है कि लड़कियां हमसे मिलने नहीं आई थीं, बल्कि यह एक बड़ा जहाज था और शायद वे व्यस्त थीं। जल्द ही एक महिला आकृति जो परिपथों से ढकी हुई थी और एक तैरते हुए घेरे से घिरी हुई थी, स्क्रीन पर दिखाई दी। स्वागत है, मेरा नाम नेवे है, मैं यूनिवर्सल वॉच की प्रमुख और लीडर हूं। मैं द वॉचेस की श्रेणी में आपका स्वागत करती हूं और भविष्य में आपकी प्रगति की आशा करती हूं। यूडब्ल्यू सेवा में रहते हुए आपको गड़बड़ी से निपटने में मदद करने के लिए एक टीम के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। परफेक्ट, तुम ऐसा सोचते हो? तामा ने शिकायत की, लेकिन नेवेह ने अपनी बात जारी रखी क्योंकि यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, लेकिन तामा को यह नहीं पता था। जैसा कि कहा जाता है, आपकी टीम के सदस्य आपको समायोजित होने और काम सीखने में मदद करेंगे।
कोई आपको लेने आएगा और आपको आपकी नई टीम के सदस्यों से मिलवाने ले जाएगा। यूनिवर्सल वॉच में शामिल होने के लिए धन्यवाद। किसने शामिल होने के बारे में कुछ कहा? तामा ने अब खाली स्क्रीन की ओर कुछ तीखेपन के साथ पूछा। क्या आप पैदल वापस जाने की योजना बना रहे हैं? चुप रहो। तामा मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन मैं उसकी घूंसों से बचता रहा। खुशकिस्मती से साशा ने कमरे में आकर मुझे बचा लिया। उसने सफेद जंपसूट पहना हुआ था जिस पर काली धारियां सीधी खड़ी थीं। मुझे फिर से उसकी खुली त्वचा और चेहरा देखकर आश्चर्य हुआ। ऐसा कुछ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसका शरीर लगभग पूरी तरह पारदर्शी था, लेकिन उसे देखते ही मुझमें जो शांति छा गई, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब मैं उसके पास गया तो साशा ने हाथ बढ़ाकर मुझे रोक लिया। जाहिर है मैं दूषित हो चुका था और मुझे डीकॉन रिंस और फिर नहाने की जरूरत थी ताकि मेरे ऊपर से ग्रह का सारा मलबा हट जाए। साशा के अनुसार इस जहाज पर कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें कुछ तत्वों की थोड़ी सी मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमारा लक्ष्य पर्यावरण को तटस्थ रखना है। मैंने शिकायत करने वाली तामा को अपने साथ खींच लिया और हमें डीकॉन रूम ले जाया गया। साशा हमें ये कहकर छोड़ गई कि यहाँ काम खत्म होने के बाद हम कमरे के आखिर वाले दरवाजे से होकर नहाएंगे और अपने कपड़े कूड़ेदान में फेंक देंगे। साशा ने कमरे से बाहर निकलते हुए मुझे आंख मारी और दरवाजा बंद कर दिया, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह एक सिंगल स्टॉल है। ओह, क्या आप चाहते हैं कि मैं घूम जाऊं? लेकिन तामा पहले से ही कपड़े उतार रही थी। उसने अपने स्तनों के आवरण और शॉर्ट्स तक कपड़े उतार दिए थे। अब शर्माओ मत, डेव। तुम उस स्लाइम किन के साथ बहुत घुल मिल रहे थे, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ समय अकेले में बिताने का हक है। अपने सारे कपड़े उतार दो और इतना सख्त व्यवहार करना बंद करो। जब तक कि तामा ने मुझे इशारा करते हुए अपनी भौहें उठाईं और मुझे इशारा समझ आ गया। मैंने कपड़े उतार दिए और तामा और उसके खूबसूरत शरीर की ओर मुड़ा। मुझे उसके फिगर को निहारते देख तामा मुस्कुराए और मुझे पहले कमरे में खींच लिया। अंदर एक धातु की चेन लटकी हुई थी जिसके सिरे पर एक त्रिकोण बना हुआ था। डीकॉन चैम्बर के अंदर धमाकेदार धमाके के बीच हमने अपनी आंखें बंद रखीं और एक दूसरे से दूर रहे, क्योंकि हम इस हिस्से को खराब नहीं करना चाहते थे। ठंड से ठिठुरते हुए हम दोनों बाहर निकले और पीछे की दीवार पर लगे दरवाजे की तरफ भागे। अंदर जाकर देखा तो एक जगह पर लॉकर के साथ खुले शॉवरों का एक बड़ा सा सेट था। पूरा नज़ारा देखकर मुझे पूल चेंजिंग रूम की याद आ गई। अंदर जाकर हमने अगल बगल लगे 2 शावर चालू किए और उन्हें पानी में उतरने से पहले गर्म होने दिया। गर्म पानी वाकई अच्छा था, लेकिन फिर वह लगभग बहुत ज्यादा गर्म हो गया, लेकिन मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया ताकि गंदगी हट जाए। तामा ने मुझे अपनी पीठ धोने के लिए साबुन दिया और बस ऐसे ही शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही मेरे साबुन लगे फिसलन भरे हाथ उसके स्तनों को धोने के लिए आगे आ गए। तामा कराह उठी और फिर झुककर अपना शरीर मेरे शरीर से सटा दिया जैसे ही साबुन धुल गया। हमने तय समय से ज्यादा समय नहाते हुए बिताया और जब तक मैं सूख पाया मेरे घुटने कमजोर पड़ गए थे। उस दौरान मुझे पिछले 6 महीनों में साथ बिताए उन पलों की यादें ताज़ा हो गईं, जब तामा को अकेले घूमते हुए पाया था और पूरा समय यात्रा में बिताया था। अब साथ में हमें ऐसे लॉकर मिले जिन पर किसी तरह पहले से ही हमारे नाम लिखे थे। वे डिजिटल डिस्प्ले थे, लेकिन फिर भी यह जानना दिलचस्प था कि उनके पास सूट तैयार था। हालांकि जब हमने सूट निकाले तो वे बिल्कुल एक ही साइज के थे। मेरा वजन साफ तौर पर तामा के वजन से लगभग 2 गुना था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सूट में कैसे घुस पाऊंगी। तामा की समस्या ये थी कि सूट उस पर बड़ा लग रहा था, लेकिन जब उसने उसे पहना तो वह सिकुड़कर उसे पूरी तरह से फिट हो गया। मैंने अपने सूट की तरफ देखा और उसे पहनने की कोशिश की। उसका कपड़ा आश्चर्यजनक रूप से लचीला था और सूट मेरे शरीर के हिसाब से खींच गया, लेकिन मुझे जकड़ा नहीं। सूट का एहसास एक हीरा जेल जैसा ही था, बस एक बार पहनने के बाद आप इसे मुश्किल से महसूस कर सकते थे। हम दोनों के सूट पहनने के बाद हम हैंगर बे नामक दरवाजे से कमरे से बाहर निकल गए। अध्याय 7469 यंत्रीकृत कवच सूट। जिस हैंगर बे में हम गए वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा विशाल था, और जो मैंने देखा उसे मैं समझ ही नहीं पा रहा था। सबसे पहले दोनों तरफ 3-3 लोगों के साइज के सूट की कतार, और फिर दोनों तरफ एक एक सूट था जो लगभग 7 मीटर ऊंचा लग रहा था। जिस चीज ने हमें चौंका दिया वह थी 5 मंजिला नीली और चांदी रंग की मास, या जो भी यह चीज थी। आपको ये पसंद है? हम दोनों ने मुड़कर देखा कि साशा हमारा इंतजार कर रही थी और उसने हमें 3 सूटों के सेट की ओर आने का इशारा किया। वह विशाल चीज क्या है? यह मेरा है। ग्लेशियल ड्रैगून एक बड़ा मास जो बीस्ट शाफ्ट सिस्टम का उपयोग करता है। यह सिस्टम मास को आकार बदलने की अनुमति देता है।
इसे मूल ड्रैगोरियन शाइफ्ट्स में से एक ने बनाया था, जो महादानव नेल की एक प्रजाति है। वह किस बारे में बात कर रही है, डेव? मुझे पता नहीं है, ज्यादा है। माफ करना, तो फिर शुरुआत बुनियादी बातों से करते हैं, साशा ने समझाना शुरू किया। हमारे पास हर सदस्य के लिए सूट हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि चुनने के लिए सिर्फ 2 ही हैं। वह हमारे सामने अजीब से दिखने वाले सूट की जोड़ी की ओर इशारा करती है और अपनी व्याख्या जारी रखती है। पहला सूट एनर्जी लिच है। ये सूट अन्य सूटों और कुछ जीवन रूपों, जैसे कि मेरे, से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ऊर्जा आधारित है। यह ऊर्जा फिर ढाल शक्ति और हाथापाई गति में बदल जाती है। सूट हरे रंग की रेखाओं वाला काला था और हेलमेट ऐसा लग रहा था जैसे किसी काले राजा ने इसे पहले पहना हो। धातु की गुंथी हुई डोरियों के गुच्छे पीछे से लटके हुए थे, मानो जंजीरों वाले कपेडुअल हाथ के दरांती, जो सूट के रंग रूप में कूल्हों से जुड़े थे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यह आपके लिए खतरनाक है? नहीं, अगर तुम मुझ पर इससे हमला नहीं करोगे। हे। साशा खिलखिलाकर हंसी, जिससे वह भी हिलने लगी। यह क्या है? तामा ने पूछा जब वह अगले सूट के चारों ओर देख रही थी, सूट को ढकने वाले पतले षट्भुजों की जांच कर रही थी। ये डायमंड एज है। ये हाथ से हाथ मिलाने में भी माहिर है, साथ ही गैर ऊर्जा आधारित हमलों के प्रति भी प्रतिरोधी है। पूरी तरह से उन्नत होने पर यह सूट ऊर्जा हमलों को भी परास्त कर सकता है। इस सूट की खासियत इसका सिस्टम ओवरराइड है, जो आपको अपनी सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। ये सुंदर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एनर्जी लिच मेरे लिए बेहतर है। तामा ने एक हाथ से अपना सिर पकड़े हुए दोनों सूटों के बीच आगे पीछे देखते हुए कहा। ये ठीक है, मुझे इसकी तलवार पसंद है, और यह एक करीबी और व्यक्तिगत प्रकार का सूट लगता है। हाँ, नागिनता को डायनेम से चार्ज किया जा सकता है, जिससे अलग अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। डायनेम या डायनेमिज्म ऊर्जा आधारित हेरफेर हैं जिनके कई प्रभाव हो सकते हैं। कुछ लोग, जैसे मैं, इसके साथ पैदा होते हैं, जिससे हम तत्व ऊर्जा आधारित प्राणी बन जाते हैं। तामा और आपको जैसे अन्य लोगों को नेल के क्षेत्र के ग्रह के पास एकत्रित डायनेम का उपयोग करना होगा। वाह, एक साथ इतना कुछ समझ लेना बहुत मुश्किल है। बाकी सब कहाँ हैं? मैंने अपना सिर रगड़ते हुए पूछा। और हमें यहाँ कब कुछ खाने को मिलेगा? तामा ने पूछा और उसका पेट जोर से गुर्राने लगा। साशा ने हमें हैरानी से देखा। मुझे लगता है उसने सोचा होगा कि हमें सूट में ज्यादा दिलचस्पी होगी, लेकिन दोपहर हो चुकी थी और हम पहले ही शराब पी चुके थे। तो सवारी के बाद, फिर नहाने के बाद, और फिर शौवा में सवारी के बाद, मैं भी तामा की तरह थक गया था और मुझे भूख भी लग रही थी। साशा ने जल्दी से हमारी बात समझ ली और हमें दूसरे दरवाजे से बाहर निकालकर एक लंबे गलियारे से गुजरने दिया। जिस लैंडिंग क्राफ्ट में हम सवार हुए थे, उसके विपरीत जहाज में गुरुत्वाकर्षण बल था जो हमें नीचे खींच रहा था। दुर्भाग्य से ये सामान्य तामा से थोड़ा ज्यादा था और मुझे इसकी आदत थी, और 300 मीटर की छोटी सी पैदल यात्रा के बाद हम 2 स्लाइडिंग दरवाजों वाले एक सेट पर पहुंचे। जब साशा आगे बढ़ी और दरवाजा खुला तो मुझे जाने पहचाने चेहरों ने स्वागत किया। डेव, टिली और मिकोटा दोनों मेरी ओर दौड़ते हुए चिल्लाए। हालांकि उनके चेहरे और शरीर की बनावट एक जैसी थी, फिर भी वे दोनों लड़कियां पहले वाली बिल्ली और सांप जैसी नहीं थीं। टिली की त्वचा चिकनी चैती रंग की थी और उसके बाल नीले थे, और उसके कानों के निचले हिस्से उल्टे योगिनी के कान जैसे नुकीले थे। टिली की पसलियों पर गलफड़े जैसे दिखने वाले कुछ थे जो उसके भरे हुए स्तनों के ठीक नीचे से शुरू होते थे। दूसरी ओर मिकोटा मेरी दुनिया की किसी जापानी महिला जैसी ही लग रही थी, बस उसकी त्वचा बहुत सांवली थी। उसने लाल रंग की पट्टी वाला सफेद किमोनो पहना हुआ था और उसके काले बाल काली डंडियों से बंधे हुए थे, शायद चॉपस्टिक से। दोनों लड़कियां मेरी बाहों में कूद पड़ी और मैंने उन्हें कसकर पकड़ रखा था, जबकि वे मुझे चूम रही थीं। मुझे हैरानी हुई कि मिकोटा मेरे इतने करीब और निजी तौर पर मेरे साथ थी, जबकि हम मिनी गेम के अंत में ही इतने करीब आए थे। तामा को बटनों से ढकी एक मशीन के पास ले जाया गया, जिसका दरवाजा माइक्रोवेव जैसा था, और साशा के कुछ बटन दबाने के बाद दरवाजा स्टेक, आलू और साइड्स के साथ खुल गया। मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने लड़कियों को घसीटा और मदद मांगी। दोनों मदद करने को तैयार थीं और आखिरकार मुझे चिकन और चावल की एक बड़ी प्लेट मिल ही गई। जैसे ही माइक्रोवेव खुला, ताज़े पके खाने की खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ गया और मैं उन लड़कियों के साथ तामा और साशा के सामने बैठ गई। टिली और मिकोटा मेरे दोनों तरफ आ गईं और मैंने बड़े चाव से खाना खाया। हमें खुशी है कि तुम पहली इंसान हो जिसे हमने ढूंढा। जिल, मिकोटा और मैं यहाँ जहाज पर थे, लेकिन साशा जब उठी तो तुम्हें लेने के लिए पहले ही आ चुकी थी।
मैं सचमुच उलझन में थी क्योंकि मिकोटा और मैं एक साथ उठे थे, और जब तक साशा ने पुष्टि नहीं की कि उसका निशाना तुम ही हो, उसके बाद हम दोनों ने तुम्हारा नाम लिया और एक दूसरे की ओर मुड़े। हाँ, मुझे जो आखिरी चीज याद आ रही थी वह थी उस रॉक ट्रोल का खुलना और उस आदमी का रेंग कर बाहर आना। उसके गायब होने के बाद हमने सोल क्रिस्टल्स को एक्टिवेट किया, उसके तुरंत बाद यहां जाग गए। फिर इस लड़की टिली ने आपका नाम बताया और मैंने उससे पूछा कि वह आपको कैसे जानती है। उसके ये समझाने के बाद कि यह सब एक खेल है, हम खेलते हैं वगैरह, हमें साथ चलना होगा। पिछली जगह की तुलना में ये काफी दिलचस्प जगह है। बस तब तक इंतजार करें जब तक आप मास यूनिट्स आजमा नहीं लेते। जब मिकोटा ने एमएस यूनिट का जिक्र किया तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी, इसलिए मुंह में पानी भरते समय मैंने दोनों लड़कियों से उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली यूनिट के बारे में पूछा और मिकोटा ने उत्साह से सबसे पहले उत्तर दिया। मैं प्लेग स्ट्राइडर इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत बढ़िया है। इसमें माइक्रो नैनो बॉट्स का इस्तेमाल होता है जो स्टील को भी परमाणु स्तर पर अलग अलग कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल चलते फिरते क्लोन बनाने के लिए भी किया जा सकता है जो इसमें लगी अतिरिक्त पल्स राइफलों का इस्तेमाल कर सकें। वाह, ये तो पागलपन है। टिली, तुम्हारे एमएएस के बारे में क्या ख्याल है? एडेप्टामॉफ भाई राज, मैं और अनुभव प्राप्त करने के बाद इसे हथियार में बदल सकता हूं, लेकिन इसमें अभी भी अनगिनत प्रकार के रॉकेट भरे हुए हैं। मैं अपनी रॉकेट बूस्टेड मुट्ठी का उपयोग करने में भी माहिर हूं। टिली ने आखिरी भाग में मुझे एक उज्ज्वल और गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और मुझे यकीन नहीं था कि वह सूट के बारे में उत्साहित थी या इसकी विनाशकारी हाथापाई शक्ति के बारे में। तो फिर जिल पायलट क्या करती है? वह इनमें से किसी को भी चला सकती है, लेकिन ग्लेशियल ड्रैगून का इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में ही करेगी। जिल कैप्टन है और वह अल्टा के साथ मिलकर कूदने के लिए रास्ते तय करती है और रक्षात्मक प्रोटोकॉल लागू करती है। जिल यहाँ की बड़ी बॉस है, लेकिन डेव, वह तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्साहित है, साशा ने समझाया, और ऐसा लग रहा था कि वह और कुछ कहेगी, लेकिन तभी अलार्म के साथ एक हरी बत्ती चमकने लगी। ध्यान दें, क्षतिग्रस्त यूडब्ल्यू यान आ रहा है, लेकिन उसमें सवार लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसका क्या मतलब है? तामा ने अलार्म बजने और चमकती रोशनी से भ्रमित और चिंतित होकर पूछा। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, बत्ती लाल हो गई और अलार्म और तेज हो गया। सभी यूडब्ल्यू अधिकारी हैंगर बे की ओर जाएं और जल्दी से तैयार हो जाएं। 15 मिनट में यूडब्ल्यू के क्षतिग्रस्त और निष्क्रिय यानों से टक्कर होने वाली है। अध्याय 7570 रेक्सेलियन का पता चला, हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा जब हम उस गलियारे से वापस भाग रहे थे जहां से साशा हमें पहले ले गई थी। ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ आपके विचारों से चलता है। सभी मास इकाइयां अंतरिक्ष में गतिशीलता के लिए थ्रस्टर्स से सुसज्जित हैं, लेकिन यह समस्या नहीं होगी। अल्टा से मुझे अभी जो संदेश मिला है उसके अनुसार रेक्सेलियन हस्ताक्षर केबिन क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, साशा ने हैंगर बे में पहुंचते ही बताया। हम हैंगर में दाखिल हुए और टिली और मिकोटा दाहिनी ओर दौड़े और हेलमेट पर हाथ रखा और सूट खुल गया। दोनों मुड़े और एमएस यूनिट्स में वापस आ गए। मिकोटा ग्रे प्लेटिंग से ढका हुआ था और फिर स्किन टाइट सूट में नियॉन ब्लू और हॉट पिंक लाइंस थीं। दूसरी ओर टिली का सूट काला और लाल था और उसमें रॉकेट पोर्ट्स की संख्या आपकी कल्पना से भी ज्यादा थी। सूट काफी भारी लग रहा था, लेकिन जब वे दोनों रैक से बाहर निकले तो उनके चलने के तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ा। साशा हमें हमारे एमएस सूट के पास ले गई और लड़कियों की तरह हमें भी वैसा ही करने को कहा। तामा और मैं अपने सूट के पास गए और उन पर हाथ रख दिए। दोनों सूट खुल गए और अंदर से सर्किट और पैडिंग का चिकना आवरण दिखाई देने लगा। मैंने मुड़कर देखा तो साशा अपने काले और सफेद सूट में आ रही थी, जो छोटे स्पीकरों से ढका हुआ था और उसके कंधों पर आगे की ओर 2 बड़े स्पीकर लगे हुए थे। मैं अपने सूट डायमंड एज की ओर मुड़ा जो खुला हुआ था और मेरा इंतजार कर रहा था। एमएस गहरे भूरे रंग का था और पूरे सूट पर परावर्तक षटभुज रेखाएं थीं। ये जानते हुए कि समय की कमी है, मैं मुड़ा और सूट में वापस चला गया। सूट के ढक जाने से मेरे ऊपर अंधेरा छा गया, लेकिन फिर मैं पहले की तरह साफ देख पा रहा था। इस बार हल्के नीले रंग का एक एचयूडी दिखाई दे रहा था, लेकिन उस समय उस पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आगे बढ़ा और मेरी हरकतें ज्यादा नाजुक लगने लगी और मुझे लगा जैसे मेरे सभी अंगों में बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। मैं तामा की ओर मुड़ा। उसका सूट हरे रंग की धारियों वाला काला था और उसके भयावह दिखने वाले हेलमेट में धातु की लंटें उभरी हुई थीं। सूट उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था।
मैं साशा की ओर मुड़ा और उसने हमें, टिली और मिकोटा को एक और बड़े दरवाजे की ओर इशारा किया जो खुल रहा था। जब हम सब कमरे के अंदर थे तो दरवाजा बंद हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुत्वाकर्षण ने मुझे छोड़ दिया है। स्थिरीकरण सक्रिय संदेश 2 बार हरे रंग में चमका और फिर गायब हो गया, लेकिन मैं थोड़ा हिल डुल सकता था, ये सामान्य बात थी। बाहरी दरवाजे खुलने का इंतजार करते हुए मिकोटा ने मुझे दिखाया कि अगर मैं ध्यान केंद्रित करूं और अपने कदमों पर भरोसा रखूं तो मैं कहीं भी चल सकता हूं। उसने इसका प्रदर्शन सीढ़ियों के एक ऐसे समूह पर चढ़कर किया जो वास्तव में था ही नहीं। फिर मिकोटा 360 डिग्री घूमी, मानो बैकफ्लिप हो, लेकिन उछलने कूदने या मुड़ने की बजाय बस इधर उधर घूम रही थी। रेक्सेलियन क्या है? तामा ने पूछा जब दरवाजा लगभग खुल चुका था। अनजीवित जीव जो नकारात्मक ऊर्जा से युक्त डायनेम द्वारा निर्मित और पोषित है। मैं अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकता, लेकिन इतना जान लीजिए कि वे खतरनाक और दुश्मन हैं। बाद में अगर हम बच गए तो मैं और विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही साशा आगे की ओर उछली और जेट धाराएं उसे अंतरिक्ष में ले गईं। टिली और मिकोटा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी और तामा भी उनके पीछे खुले अंतरिक्ष में जा रही थी। मैं पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं कूद गई और उनके पीछे चलने की ठान ली और किसी तरह मैं उनके पीछे चल पड़ी। यह एक अजीब सा एहसास था, लेकिन जैसे ही हम जहाज के किनारे किनारे आगे बढ़े, सारी भावनाएं मेरे मन से निकल गईं। एक बड़े जहाज का आकार जो उस जहाज से दुगुना बड़ा था जिसमें हम आए थे, हमारी ओर बढ़ रहा था। वह बिल्कुल जर्जर हालत में लग रहा था। जहाज के पतवार में बड़े बड़े छेद बता रहे थे कि किसी विशालकाय चीज ने किसी हथियार से इस जहाज पर हमला किया है। लेकिन तभी मेरे सेंसर बजने लगे और मेरे HUD के दाहिने कोने में एक सोनार जैसा नक्शा दिखाई दिया जिस पर एक बड़ा सा लाल धब्बा था। जहाज के पीछे वह क्या चीज है? तामा ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। मैंने देखा, लेकिन पहले तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर मेरे HUD ने जूम इन किया और मुझे जहाज का पीछा करती हुई चीज दिखाई दी। वेल नहीं, पर वैसी ही, किसी वेल की धातु की हड्डियों जैसी, जिसका कोर चमकीला हरा था। ये चीज कहाँ से आए? ड्रैडनॉट, बढ़िया, ये सचमुच बहुत बुरा है। हम इससे लड़ नहीं सकते, टिली ने चिंता से कहा। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, जाओ और जो लोग जहाज पर हैं उनसे निपट लो। वहां हमारे 2 लोग हैं। ये जिल की आवाज थी, इसलिए मुझे लगा कि सबने वही सुना होगा। हम सबने एक नजर तेजी से आते हुए जहाज की तरफ देखा। टिली, तुम मेरे साथ जहाज की गति धीमी करो और बाकी लोग बगल में लगे घाव से अंदर चले जाओ। वाह, मैं जिल को उस चीज को चीरते हुए देखना चाहता था। मिकोटा ने साशा से शिकायत की, लेकिन बाद में हमारी ओर मुड़ गया। मेरे पीछे आओ और सावधान रहो। हमारे सभी लोग कॉकपिट में फंसे हुए हैं, इसलिए हिचकिचाओ मत, वरना हम सब मर जाएंगे। मिकोटा के शब्द कठोर थे और मैं समझ गया। हालांकि मैं इस खेल में नया हूं, लेकिन अपनी और दूसरों की जान के लिए लड़ना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मिकोटा उड़ गई और मैं धूल के कण देख सकता था जो उसे घेरने लगे थे। जल्द ही उसके इमेज प्लेग स्ट्राइडर ने 2 और प्रतियां बना ली और मुख्य भाग से बंदूकें निकाल ली। तीनों एक दूसरे से अलग नहीं थे और हम उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही पलों में हम जहाज के पतवार में हुए उस हिस्से तक पहुंच गए जहां से वह टूटा हुआ था। मिकोटा ने अपने क्लोन भेजे, लेकिन मुझे उन्हें उड़ाने का इशारा किया, जबकि तामा उसके साथ पीछे की ओर खड़ी हो गई। मैंने अपनी पीठ से नागिनाता को खींचा और अचानक मुझे लगा कि मेरे सूट की शक्ति ब्लेड में जा रही है। WREXALLIAN का पता चला, सक्रिय जीवन गतिशीलता। जैसे ही मैं नीचे उतरा, ब्लेड सफेद और हरे रंग में चमकने लगा। नीचे लाल बत्तियां चमक रही थीं, लेकिन शून्य में कोई आवाज नहीं आ रही थी। नीचे मिकोटा की प्रतियां किसी चीज पर गोलियां चला रही थीं, और ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि जहाज के उस हिस्से में लगी दरार पूरी तरह से पार नहीं हो गई। ड्रेडनॉट की तरह ये राक्षस चमकदार हरे कोर के चारों ओर धातु की हड्डियों वाले कंकाल योद्धाओं की तरह दिखते थे। हीरा चढ़ाना सक्रिय मेरे शरीर को ढांकने वाले षट्भुज अचानक एक पारदर्शी तरल से भरने लगे और फिर सख्त होकर बिंदुओं में बदल गए। यह मेरी सुरक्षा का ही असर होगा। इन चीजों का सिर्फ सक्रिय होना ही काफी मददगार होता है। मैं जमीन तक बाकी रास्ता दौड़ता रहा, बिना कुछ सोचे, बस दौड़ता रहा। इस सूट ने मुझे वो गतिशीलता दी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दीवार से छत तक और वापस दौड़ते हुए भी मैं अपनी दिशा बदल सकता था। मेरे पैरों के नीचे का परिदृश्य ऐसे झुकता था जैसे किसी बेलन पर चित्रित किया गया हो और मेरी इच्छानुसार घूमता था। मुझे कवच की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी गतिशीलता ने ही मुझे अजेय बना दिया था, क्योंकि मेरा चार्ज किया हुआ नागिनाता कंकालों से प्रकाश निकाल रहा था।
मैंने स्पीकरों से किसी को चिल्लाते हुए सुना, सावधान रहो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं एक कोने में जा टकराया और उछलकर दूर जा गिरा। किसी भारी चीज ने मुझे अभी अभी बेसुध कर दिया था। मेरा मन और शरीर दोनों ही अस्त व्यस्त थे, पर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे जमीन पर कंपन के बीच से कुछ आता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे हाथ में जो नगीनाटा था वो कहाँ था? डेव, बाईं ओर घूमो। ये तामा की आवाज थी, इसलिए मैंने तुरंत बाईं ओर रोल कर लिया और जो भी चीज मुझे पहली बार मिली उससे कुचले जाने से बाल बाल बच गया। शरीर गंभीर स्थिति में है। हॉटशॉट रीजनरेशन सक्रिय किया जा रहा है। मेरी नसों में तेज गर्मी दौड़ गई, जिससे एक पल के लिए मेरी आंखें सफेद हो गईं। फिर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, एक और झूले से वापस नाच रहा था। आखिरकार मैं उस कंकालनुमा बंदर जैसी चीज को देख पाया जिसकी आंखें और कोर चमक रहे थे। उस चीज का विशाल हथौड़ा भी बाकी चीजों से मेल खाते हुए उस बीमार हरे रंग में चमक रहा था। अचानक उसके पीछे एक काली और हरी लकीर दिखाई दी और फिर लटकी हुई रस्सियां उस उभरे हुए केंद्र से चिपक गईं। वानर ने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, लेकिन तामा की सफेद और हरी धड़कती हुई 2 हाथों वाली दरांतियां उसकी बांह की हड्डियों को केक की तरह चीरती चली गईं। जल्द ही बत्तियां बुझ गईं और तामा की हरी रेखाओं से ऊर्जा के चाप निकलने लगे। धन्यवाद, मैं आपका ऋणी हूं। हाँ, तुम्हें पता है, लेकिन मैं किसी और दिन लेने आऊंगी। किसी तरह तामा का चेहरा पारदर्शी हो गया और उसने मुझे इशारा करते हुए आंख मारी। अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगले कमरे में जो चीज है वह कोई जीवित रोबोट नहीं है। वहां जो चीज है वह नेकुरिया है। वे असली जीवित प्राणी हैं। वे मृत ग्रहों के कोर से विकसित हुए हैं और उन्हें बढ़ने के लिए नकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है। किसी ग्रह के मरने के बाद नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और फिर वे तरह तरह के अजीवित प्राणियों को जन्म देते हैं। मैं अभी विस्तार से नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि यह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मिकोटा के स्पष्टीकरण के बाद मैंने तामा की ओर देखा और उसने बस अपने कंधे उचका दिए। अध्याय 7671 आजमाया और परखा हुआ। हमने जहाज रोक दिया है और जिल की मदद करने जा रहे हैं। आप लोगों का हालचाल कैसा है? साशा, जब मैं कमरे में उड़ रहा था तो मेरे सूट में लगे स्पीकर पर साशा की आवाज आ रही थी। थप, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। हम यहाँ बस एक बग समस्या से निपट रहे हैं। हाँ, एक बग की समस्या है, ठीक है। ये चीज अंदर से बाहर की ओर मुड़ा हुआ एक राक्षस था। इसे देखते ही मुझे अपने सूट में उल्टी आने लगी। उस चीज के 4 हाथ थे, चेहरे की जगह सैकड़ों दांत थे और उसके शरीर के बाहर अजीबोगरीब अंग लटक रहे थे। उनसे एक बीमार सी हरी चमक निकल रही थी जिसे देखना मुझे कम होता जा रहा था। हमने इसे संभाल लिया है, बस जाकर जिल मिकोटा की मदद करो। मिकोटा के क्लोन बिना किसी हथियार के सीधे उस राक्षस की ओर दौड़े। पहले तो मैं थोड़ा उलझन में था, लेकिन जब वे नेकुरिया पहुंचे तो धुंध में बदल गए और फिर पूरी तरह से गायब हो गए। अचानक राक्षस चीखा और मुझे लगा जैसे उसने मुझ पर एक लहर की तरह प्रहार किया हो, मुझे एक कदम पीछे धकेल दिया हो। नेकुरिया का शरीर खतरनाक गति से क्षीण होने लगा। कुछ ही क्षणों में अंगों की चमक गायब हो गई और वह आकृति गायब हो गई। मिकोटा उस जगह आगे बढ़ी जहां वह प्राणी मरा था और उसने अपना हाथ बढ़ाया तो जमीन से धुंध की एक धारा उसके हाथ तक उठ रही थी। ये बहुत डरावना है, केवल तभी जब आप प्राप्तकर्ता पक्ष में हो। हे मिकोटा, अब क्या? तब जहाज रुक गया है और सब कुछ साफ है और जीवन रक्षक प्रणालियां अभी भी काम कर रही हैं, इसलिए हमें जिल मिकोटा की मदद करने जाना होगा। हाँ, हमें यहाँ कुछ मदद की जरूरत है। ऐसा कुछ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। साशा हमारे रास्ते पर। मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस भागा, लेकिन जब मैं जहाज से बाहर निकला तो वह अद्भुत नजारा था। मैंने देखा कि वही 5 मंजिला मास यूनिट मरे हुए व्हेल टाइटन से लड़ रही थी। ड्रैगन के सिर वाले ग्लेशियल ड्रैगून को ड्रेडनॉट ने टक्कर मार दी, जिससे कुछ गैस निकली जिससे वह जानवर क्षण भर के लिए जम गया क्योंकि मेक ने उसके सिर में काट लिया था। मेक ने अपने मुंह से उसी गैस को उस जगह छोड़ा जहां वह चिपका हुआ था और फिर जमे हुए हिस्से को चीर दिया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। चमकता हुआ कोर पेट के हिस्से में और भी पीछे गहराई में था। मैं टिली और साशा के पास पहुंचा। मेरे पीछे मिकोटा और तामा भी थे। क्या आप लोगों के पास मदद करने की कोई योजना है? हमारे पास कुछ भी काम नहीं कर रहा है साशा। मेरे रॉकेट कोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। टिली, क्या होगा अगर हम तुम्हारे हथौड़े जैसी मुट्ठी वाली रॉकेट वाली चीज इस्तेमाल करें? तुम मुझे रॉकेट से जड़ तक पहुंचा दो और मैं ये ओवरड्राइव वाली चीज आजमा लूंगा, ठीक है? तुमने चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। तम, आउच, ये बहुत दर्द कर रहा है, जानते हो।
शायद ये काम कर जाए, हम सब तुम्हें आगे की ओर उड़ाएंगे और टिली रॉकेट पंच से तुम्हें बूस्ट देगी। बस याद रखना कि इसे बहुत तेजी से एक्टिवेट न करना। ओवरड्राइव अभी सिर्फ 10 सेकंड तक ही चलता है। साशा, जिल और राक्षस अभी भी लड़ाई में उलझे हुए थे, लेकिन जिल की मशीन को भारी नुकसान हो रहा था। मैंने अपना नागिनाटा निकाला और टिली की मुट्ठियों पर खड़ा हो गया, जबकि बाकी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जल्द ही हमारी गति बढ़ने लगी और तेज। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और अपनी पूरी उड़ान गति से कोर को घूरता रहा। तुरंत ही मेरे पैरों पर दबाव महसूस हुआ और मेरी गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई। मैं ड्रेडनॉट के फ्रेम के अंदर विशाल चमकते हरे गोले पर अटकी एक मिसाइल की तरह था। मुझे नहीं लगता कि उस चीज को एहसास हुआ कि मैं कोई खतरा हूं, क्योंकि जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। सिस्टम ओवरराइड सक्रिय। क्षति में वृद्धि X4। मैं अपनी टिमटिमाती हरी और सफेद धार के साथ अंदर तक उतर गया, और जैसे ही मेरी गति धीमी हुई, मैंने अपनी बाहें तेज गति से हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे रोका नहीं जा सका। मैंने तब तक वार और नक्काशी की जब तक कि रोशनी धुंधली और फिर अंधेरी नहीं हो गई, और मेरे आसपास के वातावरण को रोशन करने के लिए सिर्फ मेरे सूट की रोशनी ही बची रही। क्या तुम ठीक हो, डेव? जिल: हाँ, मैं पहले भी थका हुआ था, लेकिन अब जब मुझे व्हेल के पेट में टहलने जाना है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद झपकी लेने का समय हो गया है। आपने पहली बार अच्छा किया साशा, इस खेल में पहली बार, और आप सभी के लिए भी यही स्थिति थी। तामा: और मुझे प्रोग्रामिंग का अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने कई खेल खेले हैं, इसलिए मुझे कुछ पता है। इसके अलावा ये चाल पिछले खेल में हमारी विजयी चाल की नकल मात्र थी, असली नहीं। खेल तमा हम बाद में और बात करेंगे। जहाज के अंदर अभी भी लोग हैं, याद है? मैं आखिरकार कोर से बाहर निकल आया और बाकी सबके पीछे पीछे चला गया, जबकि जिल ग्लेशियल ड्रैगन के साथ लंगड़ाते हुए जहाज की ओर वापस लौटी। जब तक मैं उनके पास पहुंच पाया, लड़कियां जहाज को खुले हैंगर बे की ओर धकेल रही थीं। हमने मिलकर जहाज को उस हैंगर बे में पहुंचाया जहां हमने मासिकाइयां रखी थीं। एक बार व्यवस्थित, सीलबंद और हवा भर जाने के बाद मासिकाओं को रैक में रख दिया गया, जिल के मामले में पूरी क्षमता से। जहाज की संरचनात्मक अखंडता की जांच के बाद ही गुरुत्वाकर्षण को वापस लाया गया। जब सभी मासिकाओं से बाहर आ गए, तो जिल हमें जहाज के किनारे पर मिकोटा द्वारा बनाए गए एक छेद के पास ले गई, जो उसने जहाज के बाहर निकलने से पहले बनाया था। अंदर जाने से पहले मैंने जिल को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया, और उसे जाने देने से पहले उसे चूमा। उसने मुझे देखकर मुस्कुराए और मुझे चूमकर केबिन तक ले गई। अंदर पहुंचते ही जिल ने जलते हुए दरवाजे के पैनल पर सर्किट से ढका हुआ हाथ चमकाया और उसके दबाव से हवा बाहर निकल गई, और फिर मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिससे मैं दरवाजे से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ी। तुम बेवकूफों को हमें बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर घुसा, मैंने इना को उसके पैरों से उठा लिया। उसका लहजा और जापानी अंदाज मिकोटा जैसा ही था। इना पिछले गेम में बहुत परेशान हुई थी, इसलिए मुझे उसे ढूंढने की चिंता हो रही थी, लेकिन अब जब वो मेरी बाहों में थी तो सारा तनाव गायब हो गया। पहले तो उसे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जब इना ने मेरी आंखों में देखा तो वो रुक गई और फिर अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी, मुझे अपनी ओर खींचकर चूमने के लिए। ये और भी लंबा चलता, लेकिन मुझे पीछे से एक और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं उस धूल से सनी, रेत से सनी चेहरे वाली औरत की तरफ मुड़ा और इना को नीचे उतारकर मैक्सिन के पास गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी त्वचा मुलायम थी, लेकिन रेत जैसी, और मैंने उसके मुलायम होठों पर अपनी उंगलियां फिराईं और फिर उन्हें चूम लिया। उससे दूर हटकर मैं बाकी सबकी तरफ मुड़ा। मुझे खुशी है कि हम सब सुरक्षित हैं, और ऐसा लग रहा है कि हमें केवल 2 और लोगों को ढूंढना बाकी है। अभी क्या योजना है, जिल? हमें नेल खदान में गड़बड़ी की जांच करनी है और अपने लिए डायनेम की एक खेप लेनी है। खैर, ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे यकीन है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी नींद की जरूरत है। सब मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। इस समय मैं सिर्फ एड्रेनालाइन के नशे में था और बस जमीन पर लेटकर सोना चाहता था। साशा मुझे जहाज और हैंगर से बाहर, हॉल में और नीचे सोने के कमरे में ले गई। साशा ने दरवाजा बंद करने से पहले मुझे एक तेज और ठंडा चुंबन दिया। उसके होंठ छूने पर लगभग ठंडे थे, पर असहज नहीं। मैं मुड़ा और सिंगल बेड पर लेटने से पहले अपने कपड़े उतार दिए। क्या ही अजीब पहला दिन था। लगभग सब मिल गए। ये तो एक बोनस था, पर 2 अभी भी गायब थे। काइरीना, क्रियन और दूसरी खोई हुई आत्मा। मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने के विचारों में खो गया जो थी ही नहीं।
अध्याय 7772 सिकंदर की महान जाति। रात भर अच्छी नींद लेने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकला और स्किन टाइट यूडब्ल्यू बॉडी सूट पहन लिया, जो मेरे मांसल शरीर पर दस्ताने की तरह खींचा हुआ था। सूट मुझे जकड़ा हुआ नहीं लग रहा था, बस सूट ने मुझे लगभग नंगा सा महसूस कराया। मुझे खुशी थी कि अब मुझे ये शरीर मिला है, न कि बचपन में जकड़ा हुआ, और अगर मैं खुद कहूं तो यह नया अवतार काफी खूबसूरत था। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो दीवार पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी थी। हॉल स्टील ग्रे रंग का था और उस हॉल में मेरे समेत 8 और दरवाजे फैले हुए थे। एक चमकती रोशनी ने मेरा ध्यान वापस डिजिटल स्क्रीन पर खींचा, जो मेरे ध्यान में आते ही चमकना बंद हो गई। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कैफेटेरिया तक ले चलूंगा। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। ओह, तुम मेरी गाइड बनने जा रही हो अल्ता? हाँ, मैं आपको कैफेटेरिया तक ले जाऊंगा। मैं समझ गया। आप इतने भावुक नहीं हैं, इसलिए आप में हास्य की भावना नहीं है। मैं जो कह रहा था वह इसलिए कह रहा था कि आप, जहाज पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसके पास सबसे ज्यादा काम है, मेरे मार्गदर्शक होंगे। मैं देख रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा समय ज्यादा सार्थक काम में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोचना कि मुझे मास्टर कंट्रोलर द्वारा एक साधारण मार्गदर्शक तक सीमित कर दिया जाएगा, आपको कितना हास्यास्पद लगेगा? बहुत ही हास्यास्पद। मुझे लगता है कि आप शायद उस तरह से नहीं समझ पाए होंगे जैसा मैं सोच रहा था, लेकिन आपको बात समझ आ गई है। अच्छा, महान मार्गदर्शक गुरु, आगे बढ़िए। अगर बिना आंखों वाली कोई चीज चमक सकती है, तो मुझे यकीन है कि ऐसा हो रहा था, लेकिन मैं मुड़ा और चलने लगा, इससे पहले कि मुझे बताया जाता कि ये दूसरी तरफ है। बाकी का सफर खामोशी में बीता। मैंने अल्टा को जरूर नाराज कर दिया होगा, लेकिन कम से कम उसके पास तो कुछ था, लेकिन शायद मुझे जहाज के मुख्य नियंत्रक वगैरह के साथ ज्यादा सहमत होना चाहिए था। हॉल में भी यही हाल था, लेकिन इतनी बड़ी नाव के लिए कर्मचारियों की भारी कमी थी, इसलिए मैंने अल्टा से हमारे घूमने के बारे में पूछा। अधिक क्रू की आवश्यकता नहीं है, आकार विशेष तरंग ड्राइव के कारण है। तरंग ड्राइव हमें आकाशगंगा के उन क्षेत्रों के बीच जाने में मदद करती है जहां सामान्यतः एक खगोलीय इकाई पर यात्रा करने में कई वर्ष लगते हैं। वह क्या है? खगोलीय इकाइयों में एक खगोलीय इकाई प्रकाश की गति है और इस समय यात्रा की सबसे तेज ज्ञात गति है। उसके बाद भी रहने योग्य ग्रहों के बीच की यात्रा 10 साल तक की हो सकती है। तरंग ड्राइव हमें एक कैलिब्रेटेड मानव निर्मित सिंगुलैरिटी में डालकर उनके बीच यात्रा करने की अनुमति देती है। केवल मैं अल्टा कईल तरंग ड्राइव को ठीक से कैलिब्रेट करता हूं। उचित कैलिब्रेशन के बिना आप किसी ग्रह या तारे के अंदर पहुंच सकते हैं। वाह, आप सचमुच यहाँ के मास्टर हैं। पैदल तो बस थोड़ी ही दूरी थी, लेकिन उस संक्षिप्त विवरण ने मेरे कुछ सवालों का जवाब तो दे दिया, लेकिन साथ ही मेरे सामने बिल्कुल नए सवाल भी खड़े कर दिए। जल्द ही मैं कैफेटेरिया के दरवाजे पर पहुंच गया और जैसे ही मैं उनके सामने पहुंचा, दरवाजा खुल गया। अंदर सभी लड़कियां मेज पर बैठी थीं। मुझे देखकर सभी ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी। क्या तुम्हें पर्याप्त नींद मिली? मुझे इस छोटे से वाटेबियन को तुम्हारे कमरे में घुसने से रोकना पड़ा, साशा ने इना की ओर देखते हुए कहा। वाटाबियन? तो क्या इसका मतलब यह है कि मिकोटा भी वाटाबियन है? हाँ, हम एक ही जगह से हैं, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, मिकोटा ने दलिया खाते हुए कहा। जहाज के अभिलेख के अनुसार मैक्सिन को राजा किमाचो के शाही रक्षकों इंपीरियल सैंड गार्ड से इना को वापस लाने के लिए प्राइम भेजा गया था, जिल ने बताया। तो फिर यह यहाँ वापस कैसे आया? वताबी कितनी दूर है? हमने व्यावसायिक गेट का इस्तेमाल किया, लेकिन गेट के ठीक बाहर ड्रेडनॉट ने हम पर घात लगाकर हमला कर दिया। मुझे नहीं पता कि वह वहां क्यों इंतजार कर रहा था, शायद किसी मालवाहक जहाज या किसी और चीज की तलाश में जिसे वे लूट सकें, लेकिन उन्होंने यूडब्ल्यू के साथ अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया। मैक्सिन ने गर्व से कहा। मुझे बस इतना याद है कि मैं केबिन के अंदर उस रेतीली औरत के साथ उठी थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं घबरा गई थी, क्योंकि जिस सीट पर मैं बैठी थी उसने मुझे जकड़ रखा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं एक कैदी हूं, जब तक कि मैंने मॉनिटर पर वेल का कंकाल नहीं देखा और मैक्सिन ने मुझे रुकने के लिए कहा। खैर, अंत में सभी को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अच्छा लगा। ग्लेशियल ड्रैगून का क्या हुआ? पिछली लड़ाई में तो वह बुरी तरह घायल हो गया था, है ना? यह मेरा विभाग है। प्लेग स्ट्राइडर के माइक्रो नैनो बॉट्स का इस्तेमाल चीजों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में मदद के लिए किया जा सकता है। मरम्मत के मामले में ये कई काम आते हैं, मिकोटा ने उत्साह से बताया। मिकोटा बहुत प्यारी लग रही थी, जैसा उसने मुझे बताया, लेकिन खाना खत्म होते ही वह वापस अपने खाने में लग गई।
मैं हमारे फैंसी फूड मेकर के पास गई और बिना लेबल वाले बटन को असमंजस से देखती रही। जिल मेरे पीछे आए और मेरे कान में फुसफुसाए, आपने अल्टा को नाराज करने के लिए क्या कहा? मैंने बस उनके मेरे मार्गदर्शक होने के बारे में मजाक किया था और उन्हें ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने उन्हें समझाया, लेकिन वे इससे बहुत प्रभावित नहीं हुए। ठीक है। अल्टा को अपने पद के बारे में या जब वह हमें मार्गदर्शन देने जैसे काम करता है तो मजाक पसंद नहीं आता। बेहतर है कि उसे काम करने दिया जाए और उस पर कोई टिप्पणी न की जाए। हे, जिल की खिलखिलाहट और मेरे कान पर गर्म सांसों की आवाज सुनकर मुझे एक सुखद सिहरन हुई। मुझे माफ करना, अल्टा, क्या मुझे कुछ बेकन और अंडे मिल सकते हैं? हाओवन जल उठा और 1 मिनट के अंदर ही बीप की आवाज आए और एक गर्मागर्म प्लेट में सनी साइड अप अंडे, बटर लगा हुआ व्हाइट टोस्ट और पूरी तरह पके हुए बेकन के 6 टुकड़े रखे हुए थे। मैं जानना नहीं चाहता था कि उस डिब्बे के अंदर क्या हुआ। मिकोटा के नैनोबॉट्स द्वारा मेरे खाने के एक एक कण को एक एक करके इकट्ठा करने और उन्हें हिलाकर सही तापमान पर लाने के विचार से ही मैं लगभग लड़खड़ाकर अपने खाने के साथ गिर पड़ा। जिल ने मुझे पकड़ लिया और अजीब तरह से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी और इना और मैक्सिन के पास बैठने के लिए आगे बढ़ा। दोनों ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और मुझे अपने बीच बैठने के लिए जगह बनाने के लिए खिसक गईं। मैक्सिन और बाकी सब अभी भी एक रहस्य थे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं सभी से उनकी नस्ल और मूल के बारे में जो कुछ भी वे जानते हैं उसे स्पष्ट करूं। क्यों न हम सब लोग एक साथ बैठकर अपनी नस्लों और अपनी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। कम से कम अभी तक तो आपको जो याद है उसके आधार पर। सभी इस बात पर सहमत थे कि यह एक अच्छा विचार था क्योंकि हम सब ज्यादातर समय यहीं थे। सबसे पहले मैंने उन्हें बताया कि मैं एक साहसी व्यक्ति हूं और तामा, और जहां तक मुझे याद था मैं एक तलवारबाज था। फिर मैक्सिन और उसका बदलता हुआ रेतीला रूप। मुझे शक था कि वह साशा जैसी ही कोई ऊर्जा आधारित प्राणी होगी। मैं वताबी के रेगिस्तान से हूं और मेरी यादों के अनुसार मैं इससे पहले एक रेसर था। मेरी जाति सिलिका है और मैं डॉन ब्लेडस्टॉर्म वर्ग का हूं। रेसर, यह क्या है? क्या आप पायलट थे या कुछ और? अचानक मिकोटा और इना उत्साह से बेचैन होने लगे। मैंने इना की तरफ देखा और वो बात करने के लिए मानो फटने को तैयार हो। मैंने उसे सिर हिलाया और वो सब उत्साह से भरे शब्दों की झड़ी में बह निकला। सच कहूं तो मैंने इना को पहले कभी किसी चीज को लेकर इतना उत्साहित नहीं देखा था, इसलिए मैंने ध्यान से सुना और उस पर पूरा ध्यान दिया। हर 3 साल में ये दौड़ आयोजित की जाती है जब गार्गेंटुआ और प्राइम एक दूसरे से मिलते हैं। हालांकि यह अंतर एक खगोलीय इकाई से थोड़ा कम, यानी लगभग 1.3 लाख किलोमीटर है, फिर भी इसका वाताबी की जलवायु पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है। हर 3 साल में प्राइम के देवता अलेक्जेंडर प्राइम के तूफान में एक दौड़ आयोजित की जाती है। क्या देवता है? मैं यहाँ भ्रमित होने लगा हूँ। प्रत्येक ग्रह जिसमें एक डायनम कोर होता है उसका एक देवता मास होता है। ये ग्रह गैलेक्टर्स नामक एक प्राचीन जाति द्वारा निर्मित है, जिन्होंने नेल पर शाइफ जाति का भी निर्माण किया था, लेकिन नेल में जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं। खैर, गैलेक्टर्स ने ग्रहों का निर्माण किया और उन्हें आबाद करने में मदद की। फिर भी उन्होंने ग्रहों और कोर को उनके प्राकृतिक शत्रुओं रेक्सिला से बचाने के लिए प्राइमल मास इकाइयां भी बनाई, मिकोटा ने बताया। तो क्या ये देव इकाइयां संवेदनशील हैं, जैसे वे सोच और बात कर सकती हैं हमसे बेहतर? और दौड़ के विजेता को भगवान की इच्छा के अनुसार इच्छा पूरी होती है, लेकिन दौड़ बेहद जोखिम भरी और खतरनाक है। ये सिर्फ खराब मौसम की बात नहीं है, ये दौड़ पूरी आकाशगंगा से गंदगी लाती है और राजधानी के बुलबुले के अंदर 3 महीने का उत्सव होता है। मजेदार लग रहा है? क्या कोई नियम है? सिर्फ एक, तुम उड़ नहीं सकते। बाकी सब तो खेल है, तोड़फोड़ से लेकर सीधे सीधे हत्या तक। भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस तक कैसे पहुंचते हो, बस तुम पहले हो। 3 साल पहले विजेता किमाचो था और उसने ग्रह का शासक बनने के लिए कहा था, और खैर तुम्हें पता है कि उसका क्या हुआ था। इना अपनी बात पूरी करते हुए हंस पड़ी। 3 साल पहले? क्या इसका मतलब यह है कि मुकाबला कांटे का है? मेरा मतलब है दौड़। हाँ, 1 महीने से भी कम समय बचा है और इसीलिए हम नेल में सामान जमा करने जा रहे हैं। वहां से काम पूरा होने के बाद एक और पड़ाव है और फिर हम दौड़ के लिए निकल पड़ेंगे। गार्ड के रूप में, या पहरेदारी या कुछ और? बिल्कुल नहीं। अगर हम वॉच मेंबर बनकर गए तो रेस के दौरान हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, हम रेस में अकेले ही हिस्सा लेंगे। रेस जीतकर हम अलेक्जेंडर का फायदा उठाना चाहते हैं, जिल ने कहा। अध्याय 7873 शहद का बर्तन। जब सब लोग दौड़ के बारे में बात करने के लिए तैयार हो गए,
तो मैं मैक्सिन के बगल वाली अगली महिला जिल के पास गया। उसके खुले शरीर के ज्यादातर हिस्से को ढकने वाले सर्किट रोशनी से जगमगा रहे थे, जो मानो उसके शरीर पर ऊपर नीचे दौड़ रही हो। मैंने अपनी नजर, जो उसकी विशाल छाती पर अटक गई थी, उसकी नीलम जैसी आंखों पर घुमाई। हालांकि वह पहले से ही मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैं गैलेक्टर से एक रेडियरियन हूँ। मेरी याददाश्त के अनुसार मेरी उम्र 3,67,542 वर्ष से ज्यादा है, और मैंने सभी डायनामकोर ग्रहों के निर्माण में मदद की थी। मैं अल्टा और वेव ड्राइव पर शोध का भी हिस्सा था। मेरा शरीर लगभग किसी भी तरह की क्षति से खुद को ठीक करने में सक्षम है। आपने अल्टा के निर्माण में मदद की, तो क्या वह अकेला है? हाँ, लेकिन उसका केवल एक हिस्सा ही यहाँ है। अल्टा कोर यूडब्ल्यू मुख्यालय में है, क्योंकि हमने रेक्सिलिया और मनुष्यों की खोज के बाद संगठन की स्थापना की थी। क्या मनुष्य, आप जिस ग्रह से हैं वो उसी ग्रह पर है जहां मनुष्य प्रकट हुए हैं, और आपकी प्रजातियां व्यक्तित्व में बहुत भिन्न हैं। कुछ महान लोग हैं जिनके इरादे नेक हैं, जबकि अन्य केवल नष्ट करने और लेने की तलाश में हैं। यहाँ तक कि रेक्सिलिया भी अपनी घृणा में एकनिष्ठ हैं, जबकि सभी गैलेक्टर ज्ञात और अज्ञात को विकसित और विस्तारित करना चाहते हैं। ठीक है, यह एक उचित बात है जिससे मैं असहमत नहीं हो सकता। खैर जिल, हमें ये सब बताने के लिए धन्यवाद। मिकोटा, अब बारी आपकी है। ठीक है, आप तो जानते ही हैं कि मैं भी इना की तरह प्राइम से हूँ, लेकिन मैं शहर के बाहर कूड़ा बीनने वाले के तौर पर रहता था। जहां तक मुझे याद है, वॉच को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कहां से आए हैं, और उन्होंने मुझे एक दफन शहर में बचाव अभियान के दौरान ढूंढ निकाला। रुको, यूडब्ल्यू हमें कैसे ढूंढता है? यह अजीब लगता है कि आप हम में से प्रत्येक को ठीक ठीक पहचान पा रहे हैं, है ना? आपके शरीर को सूट के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम होना चाहिए। हमारे पास पूरे ग्रहों को स्कैन करने की क्षमता है, लेकिन मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित और परिपक्व होना होगा। मैंने स्कैनर नहीं बनाया, इसलिए मुझे सभी विवरण नहीं पता, माफ कीजिए, जिल ने समझाया। मैं समझता हूँ, सब कुछ न जानने की चिंता मत करो। तुमने जो समझाया है वह काफी है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक साथ दो लोगों का मिलना बेहद दुर्लभ है। आमतौर पर आप में से एक को दूसरे से पहले कोई गुजरता हुआ यूडब्ल्यू जहाज उठा लेता। हम अकेले ऐसे चालक दल नहीं हैं जो और पायलटों की तलाश में हैं। यह अजीब है, लेकिन असामान्य नहीं है, क्योंकि मैंने पिछला गेम जीत लिया है और अब हमें केवल 2 और लोगों को ढूंढना है। अगली मैं हूँ। मेरा नाम तामा है और मैं एक मानव बदमाश हूँ। बस इतना ही, सिवाय इसके कि डेव और मैं साथ रह चुके हैं, अगर तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तामा ने सभी लड़कियों को इशारा भरी नजरों से देखा, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। साशा, जिल, मैक्सिन और इना तामा की ओर मुड़ी, उनके चेहरे पर शरारती भाव थे। वे तामा के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाकर उसे चिढ़ाने लगीं, जिससे वह इतनी लाल हो गई कि मुझे लगा कि वह पिघल जाएगी। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन एक कुर्सी गिरने की आवाज ने उसे रोक दिया। मैं मिकोटा को कमरे से भागते हुए देखता हूँ और उन लड़कियों को घूरता हूँ जो चुप हो जाती हैं, इसलिए मैं अपनी कुर्सी पीछे धकेलकर उसके पीछे दौड़ा। यह दृश्य गलतफहमी का था जो इस काम में, लड़कियों को बचाने वगैरह में अक्सर होता है। मैं एक भयानक हरम लीडर हूँ। साइमन इस समय क्या कहेगा? मुझे यकीन है कि वह इस समय चीख रहा होगा। मैं दालान में गया और दोनों तरफ देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मिकोटा कहाँ गया था। उसी टिमटिमाती रोशनी ने मेरा ध्यान खींचा और जब मैंने सामने की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया तो वह रुक गई। बाईं ओर एक तीर दिखाई दिया और मैं अल्टा के निर्देशों का पालन करने लगा। मुझे हैंगर बे में ले जाया गया, जहां हमारी मासिकाइयां उस टूटे फूटे जहाज के साथ रखी हुई थीं। मैं दरवाजे से अंदर गया, लेकिन मिकोटा पहले से ही प्लेग स्ट्राइडर का इस्तेमाल करके ग्लेशियल ड्रैगन की मरम्मत शुरू कर रही थी। मैं उसके पास गया, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह 3 क्लोनों में बढ़ गई। मुझसे दूर रहो, मिकोटा की आवाज उसकी तीनों प्रतियों से स्पीकरों के माध्यम से आई, जिससे स्थिति और भी अधिक भ्रमित करने वाली हो गई। तभी मिकोटा ने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी राइफलें निकाली और मुझ पर ऐसे गोली चलानी शुरू कर दी जैसे मेरे हाथ पर ही लग गई हो। मेरे पैरों पर नहीं। मैं प्लाज्मा बोल्टों से बचते हुए अपनी बाह फैलाए पूरी ताकत से भागा। अब मैं देख सकता था कि वे सबसे कम तापमान पर थे, लेकिन अगर एक से ज्यादा बोल्ट मुझ पर लग जाते तो मैं बेहोश हो जाता। मेरा हाथ टकराया और डायमंड एज के खुलने पर मुझे पीछे हटना पड़ा और मैं अपनी छाती पर निशाना साधे गए 2 गोलों से बच गया। मैं अपने सूट की ओर कूदा और उसे पहनने के लिए मुड़ा,
ठीक उसी समय सूट बंद हो गया और रुक गया, और एक गोली मेरे जांघों पर आकर गिरी। हीरा चढ़ाना सक्रिय जैसे ही गोलियां मुझ पर से टकराकर बिना किसी नुकसान के वापस लौटी, मैंने अपनी तलवार निकाल ली। मैं समझता हूं कि मिकोटा गुस्से में थी, लेकिन ये तो हद ही हो गई। यह मेरी गलती नहीं थी, और अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया था। मैं उसे दूसरी लड़ाई में देख रहा था, और क्लोनों की हरकतें उससे ज्यादा रोबोट जैसी थीं, इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि वह कहाँ है। मैंने अपनी धार कुंद करके पहले क्लोन की तरफ दौड़ा। सिस्टम ओवरराइड सक्रिय। क्षति में वृद्धि x2, गति में वृद्धि x2। मेरी गति दोगुनी हो गई, और मैंने पहले क्लोन को मारा और फिर तुरंत अगले क्लोन पर पहुंचकर उसे चकनाचूर कर दिया। मिकोटा खुला रह गया, और उसने एक ब्लेड निकाला और मेरे हेडसेट के अंदर से चीखते हुए मुझ पर टूट पड़ा। मैं उसकी ओर दौड़ा, अपनी तलवार गिरा दी और फिर उसके ब्लेड और अपने बीच से फिसल गया। मैंने उसे उसकी गांड और कंधों से पकड़ा, फिर उसे अपनी तरफ खींचा ताकि हमारा हेलमेट छू जाए। बस, इसे अभी उतारो। मिकोटा निढाल हो गई, और मैंने उसे इतनी जोर से पकड़ना बंद कर दिया। जल्द ही हमारे दोनों सूट के आगे के हिस्से खुल गए और अपनी जगह पर पूरी तरह स्थिर होकर जम गए। मैं आगे बढ़ा और मिकोटा को जोर से चूम लिया। एक हाथ से मैंने उसके स्किन टाइट सूट के ऊपर से उसकी गांड को सहलाया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ा। मिकोटा ने अपनी बाहों और टांगों को मेरे चारों ओर लपेट लिया, और मैंने दोनों हाथों से उसके मुलायम गालों को पकड़ लिया और सहलाया, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि वह मेरे धड़कते हुए कड़े लिंग में खुद को रगड़ रही है, लेकिन हमारे सूट बीच में आ रहे थे। मैं जमे हुए मांस सूट से बाहर निकला और सख्त जमीन पर लेट गया, हमारे गहरे चुंबन से आंशिक रूप से लार के संपर्क में आकर। मैंने उसका सूट खोला और उसके खूबसूरत तन मन को निहारा और उसके बड़े स्तनों को दबाया। जब मैं नीचे उतरा तो उसकी गीली और टपकती हुई योनि दिखाई दी, जो इतनी गीली थी कि मुझे उसे छूना ही पड़ा। मिकोटा ने मेरी उंगलियों को जोर से दबाया, जिससे मेरा लिंग मेरे सूट में धंस गया और मैं जोर से धड़कने लगा। फिर मैंने अपना चेहरा उसकी टपकती शहद की धार का स्वाद लेने के लिए लगाया, और उसने आनंद से चीख मारी। मिकोटा का शरीर मेरे चेहरे पर हिलने और घूमने लगा, जब तक कि उसने परमानंद की एक चीख नहीं निकाली और जोर से कांपने लगी। मैं अब और नहीं रोक सका और अपना सूट उतारने ही वाला था कि तभी लाल बत्ती हो गई। तारांकन एरर तारांकन, वह क्या था? नहीं, हमें खाड़ी छोड़नी होगी क्योंकि कोई उतरने वाला है, और क्षेत्र को साफ करना होगा ताकि वे जहाज को अंदर आने दे सकें, वरना हम मर जाएंगे। मिकोटा अब खड़ी थी, लेकिन उसका सूट अभी भी खुला हुआ था। उसकी टपकती हुई दरार से उसके रस और मेरी लार का मिश्रण रिस रहा था। उसके अधनंगे शरीर से इस तरह टपकती आह ने मुझे भी एक मौका देने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन मैंने उससे कहा कि वह चुप हो जाए और हम मेरे कमरे में जाकर जो शुरू किया था उसे पूरा करेंगे। तैयार होने के बाद हम जाने लगे, लेकिन दरवाजे पर लड़कियों ने हमारा स्वागत किया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सभी पांचों लड़कियों ने एक साथ बड़ी मुस्कान के साथ पूछा जब उन्होंने मिकोटा का चेरी जैसा लाल रंग देखा। अध्याय 7974। मेरे ग्रह को बचाओ। हम सब दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन मिकोटा मेरे पास ही खड़ी थी, लेकिन मैंने खुद को काफी हद तक शांत कर लिया था। मैं अपनी आंखों के कोने से उन लड़कियों को देख पा रही थी जो सीधे चेहरे रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिकोटा शर्मिंदगी से उनसे मुंह फेरे हुए थी। कौन आ रहा है? जिल मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराए। मुझे यकीन नहीं था कि वो कौन हो सकता है। मैं इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। MAS प्रशिक्षक इरेलिया आप सभी को प्रशिक्षित करने के लिए हमारे साथ शामिल होंगी। इरेलिया, वो इतनी जल्दी वापस आ गई। अचानक हवा के दबाव की लाल बत्ती हरी हो गई और दरवाजे पूरी तरह खुलने से पहले फुफकार उठे। इस हैंगर में उस टूटे फूटे से कहीं ज्यादा चिकना और महंगा संस्करण था। हम सब हैंगर में चले गए और जहाज का दरवाजा खुला, जो पहले चिकना और अदृश्य था। एक बेहद गोरी और इंसानी इरेलिया एक आदमी के साथ बाहर निकली, जो बटलर सूट जैसा दिख रहा था। मैं इरेलिया की ओर खींचा चला गया। मेरी यादें मेरे चारों ओर घूम रही थीं। नाच, शादी और साथ बिताया गया हमारा सारा समय खत्म हो गया। और वो नाकामी, वो विश्वासघात जो अभी तक अनजाना था, और हमारी आखिरी सांसें मेरे चारों ओर सागर की धारा की तरह तैर रही थीं। मैं दौड़कर इरेलिया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे घुमा दिया। वो खिलखिला रही थी। तुम बिल्कुल पहले जैसे ही दिख रहे हो। कैसे? भगवान होने के ये फायदे हैं शायद। खैर, मुझे खुशी है कि मुझे ऐसा स्थान मिल पाया। क्या आप टीम से मिलना चाहेंगे? शायद मुझे पहले नीचे उतार दो। मैं तुम्हारी महिलाओं पर पहली बार में ही अच्छा प्रभाव डालना चाहता हूँ। मैंने इरेलिया को नीचे उतारा और उसे मेरी लड़कियां कहने पर डांटा।
मैं उसे ग्रुप में ले गया और वह आदमी हमारे पीछे पीछे आया। मैंने इक्रेलिया से उसके बारे में पूछा। उस आदमी को क्या हुआ? ईर्ष्या। ये तुम्हारा असली प्रशिक्षक है आर्मंड, चिंता मत करो, वह तुम्हें कड़ी मेहनत करवाएगा। वाह, मैंने तो सोचा था कि आप ट्रेनर हैं। नहीं, मैं तो बस आर्मंड को तुम सबको दौड़ा दौड़ा कर जमीन पर गिराते हुए देखूंगा और फिर तुम सबको कसरत करवाऊंगा और फिर से वही सब करूंगा। वाह, सभी लड़कियां चिल्लाईं और दौड़कर वहां पहुंची। तुम्हारा क्या मतलब है, हमें जमीन पर पटक दोगे? तामा ने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ पूछा। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दीजिए। आर्मंड आगे बढ़ा। वो इंसान जैसा लग रहा था पर उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो किसी तरह अलग दिख रहा था, मानो उसके हाव भाव में कोई भावनाएं नहीं दिख रही थीं। मैं आर्मंड हूं। मुझे बताया गया था कि यह रूप आपके दृष्टिकोण के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं एक गैम्बलिंग हूं, वॉच कैप्टन जिल के समान, लेकिन मेरा रूप अपरिवर्तनीय है। हमारी प्रजाति नई सभ्यताओं को प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित और आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि जानकारी तभी जोड़ी जाए जब जनसंख्या स्थिर होने लगे, या अगर वे तेजी से बढ़ने लगें तो वर्तमान समझ इसकी अनुमति देगी। तो क्या आप किसी भी समाज में घुल मिल सकते हैं और गुप्त रूप से उन्हें उनकी सभ्यता के शिखर तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आपकी उम्र जिल जितनी ही होगी। हाँ और नहीं भी। हालांकि रेडियंस द्वारा बनाई गई कोई भी प्रजाति अभी तक अपने शिखर के करीब नहीं पहुंच पाई है। जहां तक मेरी उम्र का सवाल है, मुझे 78,432 साल पहले केवल मास पायलटों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह दिलचस्प था। खेल में इस तरह की चीजों ने मुझे सचमुच उस दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जहां से मैं आई हूं। इससे पहले कितने जन्म बीत चुके थे, लेकिन यह उस पर विचार करने का समय नहीं था। मैंने हमारे नए प्रशिक्षक को प्रणाम किया और लड़कियों की ओर मुड़ी जो चुपचाप इंतजार कर रही थीं। मैंने उन सभी का परिचय कराया, लेकिन टिली और इना को आखिर में छोड़ दिया। खैर आर्मंड, ये टिली और इना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आप तीनों का परिचय कराना चाहिए। मैं इना की तरफ मुड़ा, लेकिन उसकी बाहें क्रॉस की हुई थीं और वो खुश नहीं लग रही थी। उसे क्या हुआ था? तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? इना ने तेजी से पूछा। मैं आपके साथ शामिल होना चाहती थी, इरेलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेवकूफ, मेरे आशीर्वाद का क्या हुआ? अब वह चला गया, मूर्ख। इरेलिया की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने क्या किया? मुझे ये पता होना चाहिए था। मुझे बहुत माफ करना इना, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। ओह, मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगे। इना के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और वह दूर के स्वप्निल रूप में दिख रही थी। बेचारी इरेलिया को पता ही नहीं कि उसने क्या कर दिया। वो फिर से मिस ग्रेस की तरह इना की गोद में जाने वाली थी। खैर, उसने बिस्तर बनाया, तो अब उसे उस विकृत और विकृत औरत से निपटना होगा। मैं साशा से बात करने गया। जो कुछ हुआ उसकी वजह से मैं उसकी अपनी कहानी कभी नहीं सुन पाया और बाकी सब व्यस्त थे, इसलिए मैंने सोचा कि जाकर उससे बात करूं। हमारी जबरदस्त लड़ाई और उसके बाद झगड़ा न करने से मिकोटा की शर्म चली गई थी। हे। तो मुझे बताओ कि तुम्हारी दुनिया कैसी है साशा? मैं वास्तव में पहले सुनना चाहता था और बाकी लोग अभी व्यस्त हैं। मैंने जमीन पर बैठने का इशारा किया क्योंकि कहीं भी बेंच नहीं थी। ऐसी जगह जहां कोई सीट नहीं थी, ये थोड़ा हास्यास्पद था। फिर साशा ऐसे बैठ गई जैसे उसके नीचे कोई कुर्सी रखी हो। और फिर क्या था? जमीन का एक हिस्सा उसे सहारा देने के लिए स्टूल की तरह ऊपर उठ गया। आखिर ये बला है क्या? अल्टा हमारे लिए सीटें बनाने के लिए डेक को हटा देगा। हे, साशा ने मेरे चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव को देखते हुए हंसी। खैर, मुझे अपने ग्रहलोक के बारे में बताओ। मैं जेनो नामक जल से आच्छादित एक ग्रह से हूँ। पूरा ग्रह जल से आच्छादित है और सभी लोग जल आधारित मूल के हैं। मैं मैक्सिन की तरह एक तात्विक प्राणी हूँ, सिवाय इसके कि मैं ओशियाना हूँ और मैं एक प्रकार की उपचारक हूँ। मेरे लोग जेनोफिन्स को उनके प्राकृतिक शत्रुओं जेनोव्रेथस से बचाने में मदद करते हैं। ये सब क्या है और ये जेनोफिन को इतना परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि वे पानी के ऊपर जीवित रह सकते हैं। वाह, बस इतना ही। बस कुछ पुरानी ईर्ष्या। मुझे तो ये बहुत तुच्छ लगता है। दोनों प्रजातियां एक ही प्रजाति की हैं, लेकिन दोनों पक्षों में एक निश्चित विकासवादी परिवर्तन हुआ, लेकिन एक ही तरह का नहीं। जेनोफिन्स के पास टिली की तरह गल्फरे और फेफड़े होते हैं, लेकिन जेनोव्रेथस के पास केवल गल्फरे होते हैं, लेकिन वे किसी भी अंधेरे में देख सकते हैं और सबसे निचली गहराई से पड़ने वाले किसी भी दबाव को झेल सकते हैं।
सदियों तक दोनों शांति से रहे और ओशियाना का दोनों में से किसी भी प्रजाति से बहुत कम वास्ता पड़ा, लेकिन जब रेथस के एक बड़े समूह ने ये छोटा मोटा युद्ध छेड़ने का फैसला किया तो हमने हस्तक्षेप किया। जब आप अतीत में तटस्थ बने रहे थे तो ओशियाना को हस्तक्षेप करने के लिए क्या करना पड़ा? रेत अमूर्त बन सकता है, जिससे वह ग्रह की धाराओं पर सवार हाइड्रोग्लोब शहरों में ज़ेनोफिन के घरों की वस्तुओं, बाधाओं और दीवारों को पार कर सकता है। तो फिर यह एक तरफा लड़ाई थी। ज़ेनोफिन की आधी नस्ल का सफाया हो चुका था इससे पहले कि हम स्थिति पर काबू पा पाते, और अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अब इस टीम में शामिल होने के बाद मुझे और भी उम्मीद है। हालांकि मुझे पता है कि यह एक खेल है, लेकिन यादें इतनी सच्ची हैं कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उनसे जुड़ी भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ओह, मैं समझ रही हूँ साशा, तुम्हारा क्या मतलब है। मिनी गेम के दौरान मैंने तुम दोनों के साथ हर जन्म जिया और एक पल में सारी भावनाएं महसूस की। इन भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, भले ही तुम कुछ ही सेकंड में मेरे लिए अजनबी हो गई थी। उस पल तक का हमारा पूरा समय मैंने पलक झपकते ही जी लिया, लेकिन मैं वहां थी। हर बार संपर्क के साथ ऐसा ही था, लेकिन इस बार यह उतना जोरदार नहीं था। इस बार ऐसा सिर्फ तामा के साथ ही हुआ है, तो शायद यह मिनी गेम की वजह से है। हो सकता है कि यही हो, लेकिन कौन जाने। मुझे बस इतना पता है कि ये भावनाएं सच्ची हैं और मैं इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए देव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम यूनिवर्सल वॉच को मेरे ग्रह को बचाने में मदद करने के लिए राजी करने में मेरी मदद करोगे? अध्याय 8075 लेग डे। पूरा दिन सबने बात करना बंद कर दिया और साशा और मेरी तरफ देखने लगे। क्या मैंने सही सुना? उसके ग्रह को बचाओ। मुझे लगा था कि ज़ेनोफिन पर हमला करने वाले ज़ेनोवेरेथ ही समस्या थे। इससे दुनिया का विनाश कैसे होगा? शायद मैं उसकी बात गलत समझ रहा था, इसलिए मैंने कुछ स्पष्टीकरण पाने की कोशिश की। लेकिन आपने तो कहा था कि समस्या सिर्फ रेत के साथ थी, है ना? हाँ, लेकिन उन्होंने ज़ेनो सुनामी ग्रह की आदिम की खोज कर ली है और उसे जगाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने और ग्रह पर सभी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उन्हें जल्द ही नहीं रोकेंगे तो बहुत देर हो सकती है। कितनी जल्दी? महीने के भीतर? नहीं, उन्हें उसके कोर पर चार्ज लगाना होगा और इसमें समय लगेगा, लेकिन 4 महीने से अधिक समय नहीं बचा है। मुझे सचमुच लगता है कि हमें पहले दौड़ जीतनी होगी, बस किसी भी स्थिति में। अगर हम जीत गए तो हम आपके ग्रह को बचाने के लिए अलेक्जेंडर को उधार मांग सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह आएगा? अगर हाँ, तो ये हमारी उम्मीद से ज्यादा है देव, और यह एक अच्छी योजना है। टिली ने मेरे पीछे आते हुए कहा। मैं टिली के सामने मुड़ा, उसकी हल्की नीली त्वचा और उसके दोनों ओर गलफड़े। उसकी उभरी हुई छाती गलफड़ों को अच्छी तरह ढक रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वे उस पर अच्छे लग रहे थे। मैंने उसकी चमकती आंखों में देखा, जो उसकी त्वचा में मौजूद किसी प्राकृतिक रंगद्रव्य की वजह से थी या कुछ और, मुझे पूरा यकीन नहीं था। हम वॉच हैं, है ना? क्या इस तरह का काम हमारा काम नहीं है? नहीं, सच में। हम तो पुलिस वाले हैं, दूसरे ग्रहों की जातियों को एक दूसरे को परेशान करने से रोकने वाले, लेकिन मुझे आपका जज्बा पसंद है। चलो करते हैं। आप क्या कहती हैं कैप्टन जिल? इरेलिया ने पूछा। बेशक, हम उनकी और ग्रह की मदद करेंगे। जब आप सब प्रशिक्षण शुरू करेंगे तब मैं वेव ड्राइव की तैयारी करूंगा। वाह, अब हम शुरू कर रहे हैं। क्यों? मिकोटा ने मुंह बनाते हुए अपनी आंख के कोने से मुझे देखा। लेकिन इरेलिया ये सुनने वाली नहीं थी। दौड़ना शुरू करो, हम सब। अब इरेलिया की प्यारी हरकत बंद हो गई और वह दहाड़ी और हम भाग गए। हमारी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा लगातार दौड़ना था जब तक कि हम और नहीं दौड़ सकते थे। फिर हम तब तक और दौड़ते जब तक कि हमें उल्टी ना आ जाए। उसके बाद हमें कुछ अलग करना पड़ा, पुशअप्स, जब तक कि हमारी बाहें थक न जाएं, गिनती ही नहीं। पहले 3 घंटों में साशा और मैक्सिन को छोड़कर हम सब लगभग मर ही गए थे। वे दोनों ठीक लग रही थीं और किसी को भी पसीना नहीं आया, बस वे हाँफ रही थीं, जिससे उनकी छाती फूल रही थी। शायद उन्हें पसीना इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वे ऊर्जा आधारित प्राणी थे। यह एक संभावना थी, मुझे उनसे फिर कभी पूछना होगा जब मेरे पास हवा बची होगी। कुल 4 घंटे बाद आखिरकार हम रुक पाए और हम सब हाँफते हुए लेटे रहे। मैंने अपने चारों ओर देखा और वहां ढेर सारे स्तनों के उठने गिरने का दृश्य था। इससे पहले कि मैं खुद के लिए हालात को और भी अजीब बना दूं, मैंने नजरें फेर लीं। मैं पेट के बल लुढ़क गया और खुद को ऊपर खींचकर मास यूनिट्स की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि इरेलिया मेरी तरफ देख रही थी और सिर हिलाते हुए मुस्कुरा रही थी।
नहीं, तुम खाना खाने जाओगे और फिर हम ये फिर से करेंगे। वे या जैसे ही मैंने अपने चेहरे पर हाथ रखा, सभी लड़कियां चिल्ला उठीं। क्योंकि तुम सबका शरीर ठीक नहीं है और आलसी बन रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें वापस ठीक करने के लिए यहाँ हूँ। तुम दौड़ लगा रहे हो, है ना? इरेलिया की बात तो सही थी, लेकिन इससे मुझे दोबारा ऐसा करने का कोई खास उत्साह नहीं हुआ। हम सब घसीटते हुए कैफेटेरिया में वापस आए और जिल हमारा इंतजार कर रही थी। उसने हमारा सारा खाना निकालकर तैयार कर दिया था ताकि हमें खाने के लिए इंतजार न करना पड़े। किसी तरह मुझे लगा कि यह हमें जल्दी से ट्रेनिंग पर वापस लाने का एक तरीका है, और इरेलिया और जिल की तरफ एक नज़र डालने से यह बात पुख्ता हो गई। जब हम सब ने अपना खाना चटखारे लेकर खा रहे थे तो वे दोनों अपनी मुस्कुराहट और आंख मारते हुए काफी संदिग्ध लग रहे थे। मैंने खाना खत्म किया और जिल की ओर मुड़कर वेव जंप के बारे में पूछा। उसने बताया कि यह तो हो चुका है, लेकिन हमें अभी भी माइनिंग स्टेशन तक 3 दिन की यात्रा करनी है क्योंकि इतने करीब वॉक करना बहुत खतरनाक था। मैं अपनी प्लेट चाटकर साफ कर देना चाहता था, लेकिन मुझे मेरे सूट से खींचकर बाकी सब के साथ वापस हैंगर में ले जाया गया। अगले 3 दिनों तक इरेलिया ने हमें खूब पीटा और फिर और भी पीटा। खाने के बाद हम दौड़ते, कसरत करते, दौड़ते खाते, दौड़ते कसरत करते, फिर सो जाते। तीसरे दिन हम सभी को इस दुर्व्यवहार की आदत पड़ने लगी थी और आखिरकार हमें सिर्फ आधे दिन की ट्रेनिंग मिली क्योंकि हम डेल्टा मेरोमाइन पहुंच गए थे, जो डायनेम से भरे कई क्षुद्रग्रहों में से एक था। सभी ने नहाया और उसी तरह के दूसरे सूट पहने, लेकिन मुझे दुख हुआ कि कोई भी मेरे साथ नहीं आया। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए हमें अपनी शटल पर निकलना पड़ा। हम सब उस खाड़ी में मिले जहां से मैं पहली बार अंदर गया था। यह मुख्य हैंगर से छोटा था, लेकिन उसमें उसी आकार की एक और शटल रखने के लिए पर्याप्त जगह थी। अंदर मैंने 2 अजीब से दिखने वाले ढके हुए रैक देखे जिनमें छोटी मांस इकाइयां रखी जा सकती थीं, लेकिन मिकोटा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए अपनी छाती मुझसे सटा ली, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। मुझे लगता है कि लड़कियों ने सोचा होगा कि आर्मंड और इरेलिया के आने से हमारा काम बीच में ही रुक गया था, इसलिए मिकोटा को मुझे कुछ देर के लिए अपने पास रखने देना ही उचित होगा। सभी लोग जहाज पर चढ़ गए और सफेद एक्यूरा जेल वाली सीटों पर बैठ गए, और वे हमारे चारों ओर बंद हो गईं, लेकिन जहाज के एक बिंदु तक, पूरी तरह से बंद होने तक हमें हिलने डुलने की आज़ादी दे रही थी। तामा और मिकोटा में एक प्रतियोगिता चल रही थी कि वे सबसे दूर तक देख सकें। हमने दोनों लड़कियों की छाती को उनके शरीर से कसकर दबाया, जिससे उनके निप्पल और उनके निचले हिस्से साफ दिखाई दे रहे थे जब मैं उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ा। इस बार इरेलिया पायलट सीट पर बैठी थी और साशा उसके बगल में थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों एक दूसरे को शरारती नजरों से देख रही थीं। तभी इरेलिया ने बिना किसी चेतावनी के जहाज को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैंने मुड़कर देखा तो दोनों लड़कियां चीख पड़ीं और देखा कि वे अजीब तरह से फंसी हुई थीं और पीछे खींचे जाने से एक तरफ गिर रही थीं। अंतरिक्ष में वापस आकर हम निश्चिंत हो गए और लड़कियां इरेलिया पर चिल्लाने लगीं, लेकिन जब उसने पूछा कि वे कितने घंटे की प्राइवेट पिटी की तलाश में हैं, तो वे रुक गईं। विशाल नीले चमकते क्षुद्रग्रह के पास पहुंचते ही हम में से बाकी लोग हंस पड़े। नीली चट्टान पर एक कंकाल जैसी संरचना थी और लंबी लंबी खाइयां सतह तक नीचे की ओर जाती थीं, और मैं बस यही मान सकता था कि मैं क्षुद्रग्रह के अंदर ही हूं। मैंने मुड़कर मैक्सिन से खनन कार्य के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। नेल एक ऐसा ग्रह है जो डायनेम से समृद्ध है, लेकिन यह एक गैस दानव है और केवल विशेष जाति जिसे शाइफ्टस के रूप में जाना जाता है कि इसे प्राप्त कर सकती है। प्रत्येक प्रकार के शाइफ्ट का एक निश्चित काम है। अराकोरियन मकड़ी की तरह होते हैं और इसे पकड़ने के लिए जाल बनाकर डायनेम को प्राप्त करते हैं। इसके बाद वर्डेशन ड्रैगोरियन की पीठ से खिंचाव करते हैं और फिर एकत्रित डायनेम को बाहर उड़ाते हैं। एक बार अंतरिक्ष में प्रिमोडियम एक खोल कोटिंग बनाते हैं जिससे बेस्टेरियन उनके चारों ओर खनन के लिए संरचनाएं बना सकते हैं। अंत में मेटलेज डायनेम को कनस्तरों में एकत्रित करते हैं। यह एक लंबी चौड़ी व्याख्या थी, लेकिन शायद यही संक्षिप्त रूप था। उसी दौरान इरेलिया डॉक पर आ गई और हमारी सीट ने हमें छोड़ दिया, और जब तक मैंने पढ़ना समाप्त किया तब तक सभी खड़े हो चुके थे। मैं उठा और हम सब बाहर निकल गए, लेकिन मिकोटा और तामा ने मेरा एक एक हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैं उनके साथ बाहर चला गया। डॉकिंग ट्यूब के अंदर एक ऐसी सामग्री लगी थी जो परावर्तक और लचीली थी। मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और एक पल के लिए तामा का हाथ छोड़ दिया, लेकिन इरेलिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस चीज को कभी मत छुओ। यह मेटलजिक्स है, मेटलज द्वारा निर्मित एक प्रकार की धातु जो बेहद लचीली होती है, लेकिन ये एक क्षुद्रग्रह से प्राप्त डायनेम से चार्ज होती है।
अगर आप इसे छूते हैं तो आपका शरीर डायनेम ऊर्जा से अत्यधिक चार्ज हो जाएगा। साशा और मैक्सिम के विपरीत, आप डायनेम का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते। आपको ऊर्जा को डिस्चार्ज करने के लिए एक बंदूक या हाथापाई हथियार की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि अगर आप इसे छूते हैं तो आप फट जाएंगे। फट गया। हे भगवान, मैं बस कुछ सेंटीमीटर दूर था, तभी मेरा हाथ नीचे पटक दिया गया। मेरे सहज भाव से यह बहुत ज्यादा नजदीक था और मैंने फिर से तामा का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं उस लड़की का हाथ नहीं छोड़ूंगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं अनजाने में खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को मार डालूं। हम लगभग 5 मिनट तक पैदल चले, फिर एक दरवाजा खुला। इरेलिया ने कुछ सेकंड इंतजार किया और फिर स्पीकर पर एक आवाज आई। पासवर्ड क्या है? अगर तुमने अभी ये दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारी गांड में अपना पैर डाल दूंगी। इरेलिया ने आदेश दिया। स्पीकरों पर धात्विक हंसी गूंज उठी और मैं सोच में पड़ गया कि इस दरवाजे के उस पार कैसी चीज है। इरेलिया को पहले भी इस इंसान से सामना हो चुका होगा, वरना वो ऐसा व्यवहार नहीं करती, मुझे लगता है। दरवाजा खुलने से पहले एक और विराम आया और कुछ ऐसा दिखा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी।